हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो आपका चैप्टर नंबर 6 है सेकेंडरी एक्टिविटीज, इसको हम मात्र 30 मिनट में पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। अगर आपको इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना है तो इस चैप्टर का आपको वन शॉट रिविजन और टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन दोनों चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर मिल चुकी है। मोरोएवर ये क्विक रिवीजन है जिसमें कि हम 30 मिनट में पूरे चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। आपकी फाइनल प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। 30 मिनट में से देखो पूरे चैप्टर को समझो, और जल्दी टाइम चाहिए तो 2x पे करके देख लो, 15 मिनट में पूरा चैप्टर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर सेकेंडरी एक्टिविटीज पे। इसको हम मात्र 30 मिनट में समझते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि सेकेंडरी एक्टिविटीज है क्या। सेकेंडरी एक्टिविटीज को हम ये समझेंगे कि जब हम नेचुरल रिसोर्सेज में कोई वैल्यू ऐड करते हैं तो वो सेकेंडरी एक्टिविटी हो जाती है। इसका अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो एग्जांपल क्या होगा, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि हमने क्या किया, खेत से गेहूं काटे, उस गेहूं का बिस्किट बना लिया, तो उस गेहूं में हमने कुछ वैल्यू ऐड ऑन की और उसका हमने बिस्किट बनाया, ये हो गया सेकेंडरी एक्टिविटी। हमने खेत से कॉटन निकाली, कॉटन रोल्स निकाली और उसका हमने कपड़े बनाए, तो हमने उस कॉटन रोल्स में कुछ वैल्यू ऐड करके उसके कपड़े बना दिए, ये क्या हो गया, ये सेकेंडरी एक्टिविटी हो गई। सेकेंडरी एक्टिविटी को हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर वाली थिंग। तो जब प्राइमरी एक्टिविटी में हम कोई वैल्यू एड ऑन कर रहे हैं तो वो हो जाती है सेकेंडरी एक्टिविटी। Secondary activity add values to natural resources by transforming raw materials into valuable product. Therefore, it is concerned with manufacturing, processing and construction industry. ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या हो रहा है कि जो रॉ मटेरियल है उसमें हम कुछ वैल्यू एड ऑन करके कुछ हमने क्या किया, एक नया प्रोडक्ट बना दिया। सबसे अच्छा एग्जांपल कॉटन वाला, उससे अच्छा एग्जांपल क्या, उससे अच्छा एग्जांपल हमने गेहूं वाला लिया। ठीक है, कि हमने गेहूं काटे, गेहूं मैंने बेचे और उस गेहूं का बाद में कुछ बिस्किट वगैरह कुछ बन गया, तो वो जो रॉ मटेरियल था उसमें हमने कोई वैल्यू एड ऑन की और एक नया प्रोडक्ट बन गया। क्लियर है। सेकेंडरी एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी को हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी कहते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इज अ प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग? अगर आपको ये पेपर में सवाल आता है कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है, तो मैन्युफैक्चरिंग वो प्रोसेस है जिसमें कि हम ट्रांसफॉर्म करते हैं रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड गुड में। ठीक है, कॉटन का एग्जाम्पल दे देना, गेहूं वाला एग्जाम्पल दे देना। ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे इस वाले, इस 30 मिनट में हमें फटाफट क्या समझना है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की। फैक्टर्स देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और फुटलूज इंडस्ट्रीज। फुटलूज इंडस्ट्रीज क्या होती है वो मैं आपको एंड में बता दूंगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन। हेडिंग को ध्यान से पढ़ो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे क्या है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे बताया गया है स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे हम लोग लोगों को, जैसे पैकेजिंग वाले तो पैकेजिंग का डिपार्टमेंट अलग कर दिया, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट अलग कर दिया, जो मशीन्स में काम कर रहे हैं उनका डिपार्टमेंट अलग कर दिया। तो स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स, हम लोग स्किल्स के अकॉर्डिंग लोगों को बांट देते हैं। तुम पैकेजिंग करोगे, तुम मार्केटिंग करोगे, तुम गुड्स को प्रोसेस करने में हेल्प करोगे, तुम ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करोगे, तो हमने स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स कर दिया। अलग अलग मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज होगी। ठीक है, देन मैकेनाइजेशन, बड़ी बड़ी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है इनमें सारे काम मैकेनाइजेशन, आजकल सारी चीजें मशीन्स के द्वारा हो रही है। मशीन्स के द्वारा आजकल तो ये भी हो गया है कि आप घर बैठे बैठे आपने एक बटन प्रेस किया, सारा काम आपकी मशीन से आपकी फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। तो जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज देख रही है इनमें लेबर का काम हो गया है कम, मशीन्स का काम हो गया है ज्यादा। तो दूसरा पॉइंट हो गया मैकेनाइजेशन। तीसरा है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। अगर आपको मार्केट में टिका रहना है तो टेक्नोलॉजिकली आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। मार्केट में क्या टेक्नोलॉजी आई, आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, आप कैसी टेक्नोलॉजी लेके आए जिससे कि आप प्रोडक्ट की जो
प्रोडक्ट जो बन रहा है उसकी कॉस्ट कम करें और आप अपने प्रोडक्ट को इनहेंस कर पाएं। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट या आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे करना होगा। फैक्ट्री सेटअप होने के बाद, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप होने के बाद भी ये सारे काम करने होंगे अगर आपको मार्केट में लॉन्ग रन में टिके रहना है तो। देन वास्ट कैपिटल, अब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है तो ऑफकोर्स वास्ट कैपिटल लगेगा क्योंकि हमें मशीन्स चाहिए, हमें बार बार टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस करना, उसके लिए लोग रखना, उसके लिए इंजीनियर्स रखने, ठीक है, जो कि टेक्नोलॉजी से वेल वर्स्ड हो, तो इनको पे करना है और साथ साथ में हमें बड़ी बड़ी मशीन्स चाहिए। तो एक वास्ट कैपिटल, एक अच्छा खासा अमाउंट की हमें आवश्यकता होगी। अब ये जो है ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशनल है और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन, यहाँ पे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इनका अपना अपना एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक हायरार्की बनी हुई है, एक अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, एक प्रॉपर उस डिपार्टमेंट के थ्रू काम होता है। ऐसा नहीं मुंह उठा के चले आए। आपकी स्कूल्स में कैसे डिपार्टमेंट में काम होता है कि ये जो डिपार्टमेंट है हायर क्लासेस का है, ये प्राइमरी क्लासेस का है, फिर आज इस डिपार्टमेंट की मीटिंग है, फिर प्रिंसिपल के बाद बात गई, तो एक पूरी चेन बनी हुई होती है ना, तो वैसे ही एक पूरा चेन, एक पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पे बना हुआ होता है। अनइवन जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइवन जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से हम क्या समझेंगे कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ये अनइवन सेटअप है। अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, वहां पे हमें बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप देखने को मिलती है। लेकिन जो अंडर डेवलप्ड है, लाइक अफ्रीकन नेशंस में हमें बहुत कम इंडस्ट्रीज मिलेगी। वहीं आप यूरोप में देखो, आप अमेरिका में देखो, आप चाइना में देखो, इंडिया में देखो, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलती है। अफ्रीका में देखो बहुत कम देखने को मिलेगी कंपैरेबल दीज कंट्रीज। तो ये जो इंडस्ट्रीज की जो लोकेशन है अनइवन है, कहीं पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा, कहीं पे बहुत कम, और ये तो वर्ल्ड लेवल की बात हो गई। अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी आपको अनइवन जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। आप ये देखो कि आपको सदर्न एरियाज में इंडस्ट्रीज मिल जाएगी, थोड़े से नॉर्थ एरियाज में इंडस्ट्रीज मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहां पे आपको उतनी इंडस्ट्रीज नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि वहां पे पहाड़ वगैरह है, वो सूटेबल नहीं है, वो एरिया उतना डेवलप भी नहीं है, तो एक रीजन वो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है ये अनइवन है, कहीं पे तो इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा सिचुएटेड है और कहीं पे नहीं है। क्लियर है? तो ये थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब जब भी इंडस्ट्रीज किसी को सेटअप करनी होगी, फॉर एग्जांपल मुझे अपनी एक इंडस्ट्री सेटअप करनी है, तो मैं अपनी इंडस्ट्री की क्या लोकेशन मैं देखूंगा ना, मैं यहां सेटअप करूं या वहां करूं, वहां करूं या वहां करूं, ठीक है। मैं इंडस्ट्री वहां सेटअप करूंगा जहां पे सबसे ज्यादा फायदा मुझे हो। सारे बिजनेस किस पे चल रहे हैं, सारे बिजनेस प्रॉफिट पे चल रहे हैं। जितने भी आप लोग इंडस्ट्रीज देख रहे हो, ये इंडस्ट्रियलिस्ट कोई धर्म पुण्य का काम करने नहीं आए, ये अपना प्रॉफिट बनाने आए। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं और सब लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट बनाने आए। तो जब भी इंडस्ट्री सेटअप होती है तो उसके लोकेशन से पहले कि इंडस्ट्रीज कहां सेटअप करनी होती है उसके लिए कुछ कुछ फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले एक्सेस टू द मार्केट। इंडस्ट्रीज हमेशा कोशिश की जाती है कि मार्केट के पास में हो। मार्केट के पास में हो मतलब कि प्रोडक्ट बने और थोड़े से आसपास में उसका मार्केट हो तो फटाफट बिक जाए। अब मान लो कि इंडस्ट्री हो गई अमेरिका में, इंडस्ट्री अमेरिका में सेटअप है, लेकिन वो प्रोडक्ट कुछ वहां पे ऐसा बना रही है अमेरिका की इंडस्ट्री कि वो इंडिया के कंज्यूमर्स, इंडिया के पीपल के लिए हेल्पफुल होगा। तो अमेरिका से सारा सामान फिर शिप्स के थ्रू इंडिया में लेके आओ, फिर इंडिया में बेचो, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हो रहा है ना। इससे तो अच्छा तुम अमेरिका में इंडस्ट्री सेटअप मत करो, सीधा इंडिया में कर दो। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट इंडिया के पीपल के अकॉर्डिंग है तो तुम वहां पे सेटअप करो। हमेशा इंडस्ट्री वहां पे सेटअप होनी चाहिए जहां से हम मार्केट से नजदीक हो, ताकि ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचे। क्लियर है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी, प्रोडक्ट का दाम कम होगा, प्रोडक्ट का दाम कम होगा, लोग उसे ज्यादा खरीदेंगे। जितना सस्ता प्रोडक्ट उतने ज्यादा लोग उसको खरीदेंगे। ठीक, ये चीज समझ में आया। एक्सेस टू रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के आसपास में इंडस्ट्री होनी चाहिए। वही वाली बात है कि इंडस्ट्री तुम्हारी सेटअप है अमेरिका में, ठीक है, और रॉ मटेरियल तुम्हारा इंडिया में, तो इंडिया से तुम शिप्स के थ्रू बार बार रॉ मटेरियल यहाँ पे बुलवा रहे हो। तो जब भी उस प्रोडक्ट की फाइनल वैल्यू पे हम लोग पहुंचेंगे तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जोड़ेंगे ना, तो फिर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि रॉ मटेरियल के पास में ही इंडस्ट्रीज हो। देन लिंक बिटवीन इंडस्ट्रीज या एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज कह लो। अधिकतर जो भी इंसान नई इंडस्ट्री सेटअप करता है वो उस जगह पे करता है जहां पे ऑलरेडी पहले से इंडस्ट्री सेटअप हो। इसके दो एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक गांव है, यहाँ पे एक गांव है, यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री सेटअप नहीं है, और यहाँ से 30 किलोमीटर दूर पे एक इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्री सेटअप है।
ठीक है, ये बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप है। अब आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी होगी तो आप कहाँ सेटअप करोगे? आप ऑफकोर्स दिखती थी बात है, आप यहाँ पे सेटअप करोगे। यहाँ पे क्यों सेटअप करोगे? क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे बिजली की समस्या नहीं, यहाँ पे सारी चीजें वेल मेंटेन है, यहाँ पे कचरा वगैरह की भी मतलब डिस्पोज करने की समस्या नहीं, और यहाँ पे बिजली, नया लेबर ढूंढो, रॉ मटेरियल ढूंढो, अलग अलग यहाँ पे लेबर्स भी हैं, यहाँ पे काम करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे लिंक बिटवीन इंडस्ट्री, एक बड़ी इंडस्ट्री जो होती है उसके इर्द गिर्द छोटी छोटी इंडस्ट्री सेटअप होते जाती है और ऐसे पूरा एक इंडस्ट्रियल हब बन जाता है। तो जब भी इंडस्ट्री सेटअप होती है तो वो इंसान उस जगह पे करता है जहाँ पे एक बड़ी इंडस्ट्री सेटअप हो और भी बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्री हो, तो वो इंसान भी आके वहीं पे कर देगा। तो यहाँ पे क्या है, एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को खींच के लेके जा रही है, मतलब हम भी यहाँ पे तुम भी यहीं पहुंचो तो एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को अटैक कर रही है। आपने देखा होगा ना इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप है, वो ऐसा तो नहीं कि एक बार में सारी की सारी इंडस्ट्री आ गई, पहले वहां पे एक इंडस्ट्री हुआ करती थी, फिर 2, फिर 4, फिर 5, आज 15, 20, क्योंकि अब सारी इंडस्ट्रीज वहां पे अट्रैक्ट हो रही है। तो ये हो गया लिंक बिटवीन इंडस्ट्रीज या फिर एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज हम इसे कह सकते हैं। देन एक्सेस टू लेबर सप्लाई, इंडस्ट्री वहां पे सेटअप होनी चाहिए जहां पे लेबर सप्लाई अच्छा हो, जहां पे काम करने के लिए लोग मिले। ठीक है, ऐसा नहीं हो तुमने इंडस्ट्री लगा दी अब लोग ही नहीं मिल रहा है काम करने को। ठीक है, तो एक्सेस टू लेबर सप्लाई। देन एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, रोड्स वगैरह वहां पे अच्छे बने होने चाहिए, ट्रक वगैरह जाए, आपका सामान जगह जगह पहुंचा पाए, पूरे देश में आप अपने मार्केट के सामान बेचो। ठीक है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, नेट वगैरह सब बढ़िया चलना चाहिए। एक्सेस टू द सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी मतलब बिजली वगैरह होना वहां बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब तुमने इंडस्ट्री किसी गांव में लगा दी, वहां बिजली नहीं है, कोल वगैरह इनके आसपास में, पहले कोल के पास में इंडस्ट्रीज क्यों रहती थी? बिजली के कारण, और भी रीजंस थे लेकिन एक बिजली भी कारण था। तो एक्सेस टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी ये देखा जाता है। अब गवर्नमेंट पॉलिसी भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट आज पॉलिसी लेके आ गई कि जो अपनी इंडस्ट्री नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लगाएगा उसको हम लोग 20 साल का टैक्स रिडम्पशन देंगे, 20 साल तक उसको टैक्स नहीं भरना होगा। तो कोई भी इंसान वहां लगा लेगा, यार सरकार को बहुत टैक्स भरना पड़ता है, तो कोई भी इंसान वहां पे लगा लेगा। तो कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट भी अब पॉलिसीज, गवर्नमेंट भी क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है इंडस्ट्रियलिस्ट को कि वहां पे जाके इंडस्ट्रीज लगाओ। गवर्नमेंट क्यों इन्फ्लुएंस करती है? ताकि जो एरिया अंडर डेवलप रह गया है वहां पे लोग जाके इंडस्ट्रीज लगाएं और वो एरिया भी डेवलप हो जाए। क्लियर है, समझ में आया? तो ये सारे फैक्टर है, कौन कौन से? एक्सेस टू मार्केट, एक्सेस टू रॉ मटेरियल, लिंक बिटवीन इंडस्ट्रीज, एक्सेस टू लेबर सप्लाई, एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन फैसिलिटी, एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं? हम लोग क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन इनपुट्स एंड रॉ मटेरियल, बेस्ड ऑन आउटपुट एंड प्रोडक्ट, बेस्ड ऑन ओनरशिप। अब बेस्ड ऑन ओनरशिप को सबसे पहले करते हैं। जो इंडस्ट्री को कोई प्राइवेट, कोई पब्लिक, जो इंडस्ट्री को सरकार ओन करती है वो गई पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। जैसे बीएसएनएल, बीएसएनएल सरकार ओन कर रही है तो वो क्या हो गया, वो पब्लिक सेक्टर हो गया। प्राइवेट सेक्टर क्या हो गया? प्राइवेट सेक्टर में हम लोग देखते हैं कि जहां पे टोटली प्राइवेट फर्म्स है, अंबानी, अडानी। ठीक है, जॉइंट सेक्टर में क्या हो गया, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप है 51-49 या, ठीक है, जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके। तो ये आपको बेस्ड ऑन ओनरशिप, मतलब इनका मालिक कौन है, ओनरशिप मतलब इन इंडस्ट्रीज का मालिक कौन है। पब्लिक मतलब सरकार मालिक है, प्राइवेट मतलब कौन मालिक है, प्राइवेट मतलब यहाँ पे कोई प्राइवेट प्लेयर मालिक है। और ज्वाइंट सेक्टर या ज्वाइंट वेंचर में क्या है कि पब्लिक और सरकार दोनों ही मालिक है, कुछ कुछ परसेंट के शेयर्स इन्होंने आपस में डिवाइड कर लिए कि मेरा इस कंपनी में इतना परसेंट हक है और तुम्हारा इस कंपनी में इतना परसेंट हक है। क्लियर? नेक्स्ट है बेस्ड ऑन साइज, हाउस होल्ड इंडस्ट्री और कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग। हाउस होल्ड इंडस्ट्री क्या है, जो घर में, ठीक है, आप लोग गांव वगैरह में देखते हो वो बैम्बू के वो लोग बनाया करते, टोपले वगैरह बनाते हैं, या गांव में सिल बूंद के जो कपड़े बन रहे हैं। तो हाउस होल्ड इंडस्ट्री या कॉटेज इंडस्ट्री, हाउस होल्ड से क्या समझ रहे हो, वो इंडस्ट्री जो घर में ही, उस इंडस्ट्री का सामान घर में ही बना जा रहा है। ठीक है, इनका प्रोडक्शन ज्यादा होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। कुछ महीने के ये लोग 10-15 कुछ चीजें बनाएंगे, और वो चीजें किस लिए बना रहे हैं, या तो वो खुद ही उसे यूज कर लेंगे, या फिर जो गांव में जो मार्केट नहीं लगते कि आज वेडनेसडे मार्केट है, आज संडे मार्केट है, वहां पे बेच देंगे। तो हाउस होल्ड इंडस्ट्री मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन कम होगा, यहाँ पे जो भी सामान है वो घर पे ही बन रहा है और घर के लोग ही बना रहे हैं। जैसे मटका बना रहे हैं, ठीक है, मटके जो बनाते हैं वो इसीलिए बना रहे हैं, वो खुद बना रहे हैं और आसपास में लोकल मार्केट में बेच देंगे या खुद के कंजम्पशन के लिए रहेंगे।
जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है ये हाउस होल्ड से बड़ी होती है, यहाँ पे कुछ मशीन्स और कुछ लेबर, यहाँ पे मशीन्स प्लस लेबर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और इनका प्रोडक्शन ठीक ठाक होता है, कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है। वहीं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में पूरा मैकेनाइजेशन आ जाता है, यहाँ पे बहुत बल्क में प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऐसे बनाए जाते हैं कि एक्सपोर्ट्स भी हो। यहाँ पे क्लियर है, समझ में आ गया? तो इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन साइज भी आपको क्लियर हो गया। नाउ इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन इनपुट एंड रॉ मटेरियल, ठीक है, इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन इनपुट एंड रॉ मटेरियल। इसमें हम लोग क्या समझेंगे, इसमें आप लोग ये समझिए कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनको लिया गया है, ठीक है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री विच गेट इनपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, जिसका कि इनपुट एग्रीकल्चर सेक्टर से बन रहा है। जैसे कॉटन के कपड़े बनाने का इनपुट क्या है, वो खेत से हम लोग कॉटन रोल्स निकालेंगे, वो फैक्ट्री में देंगे, तब कॉटन का उसमें शर्ट बनेगा। तो ये क्या हो गई, ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री क्या हो गई, यहाँ पे कोई नेचुरल केमिकल या मिनरल, ठीक है, पेट्रोलियम वगैरह, ठीक है, यहाँ पे इनपुट में क्या है, हमने कोई केमिकल के वजह से हम कुछ आगे का, जैसे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह हो गई, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री मैंने आपको बता दिया है। और मैन्युफैक्चरिंग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है, ये लोग मिनरल्स को यूज करते हैं, ठीक। वापस हम हमारे टेबल पे ही चलते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो गया, मिनरल बेस्ड हो गया, केमिकल बेस्ड हो गया। एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री में क्या है, डेयरी वगैरह आप लोग देख लो, लेदर इंडस्ट्री देख लो, यहाँ पे इनपुट का क्या है, एनिमल को यूज किया जाता है। देन फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल, यहाँ पे क्या, कोई दवाई, कोई फर्नीचर, तो यहाँ पे फॉरेस्ट की लकड़ियां इनपुट का काम कर रही है। तो बेसिकली यहाँ पे इनपुट में एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, यहाँ पे कोई मिनरल है, यहाँ पे कोई केमिकल है, यहाँ पे कोई एनिमल वाली कोई चीज है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल है, ठीक है, कोई लकड़ी वगैरह है, ये लकड़ी से हमने कोई फर्नीचर बना दिया, तो यहाँ पे इनपुट के हिसाब से बेस्ड ऑन इनपुट्स, ठीक है। तो ये बेस्ड ऑन इनपुट एंड रॉ मटेरियल हो गया। नाउ बेस्ड ऑन आउटपुट और प्रोडक्ट, अब बेसिक इंडस्ट्री किसे बोला जाता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हम बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं। बेसिक इंडस्ट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो जो आयरन है, ठीक है, जो आयरन ओर है, उससे हम लोग स्टील के कोई प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, और वो स्टील का प्रोडक्ट, वो स्टील के प्रोडक्ट से दूसरी इंडस्ट्री में वो हेल्पफुल रहता है। कैसे हेल्पफुल रहता है, इसको आप कुछ इस हिसाब से समझो। फॉर एग्जांपल आयरन ओर गया, आयरन ओर से हमने क्या बनाया, यहां पे हमने कोई आयरन की कुछ टूल्स बनाए, ठीक है, ये हो गया आयरन इंडस्ट्री की कहानी, ये हो गई आयरन, ये हो गई आयरन इंडस्ट्री की कहानी। आयरन इंडस्ट्री में आयरन ओर से हमने कुछ आयरन टूल्स बनाए, तो ये हो गया इसका इनपुट, ये हो गया इसका इनपुट, और ये हो गया इसका आउटपुट, ठीक है। ये इसका इनपुट था और हमें आयरन टूल्स मिले। अब ये जो आउटपुट है ये दूसरी इंडस्ट्री का इनपुट हो सकता है। दूसरी इंडस्ट्री का इनपुट कैसे होगा कि आप जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज देख रहे हो उनमें जो मशीन्स हैं वो मशीन किससे बनी है, वो मशीन आयरन और स्टील से बनी है। तो इसका जो आउटपुट है ये दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए इनपुट है, इसलिए हम इसे बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं। कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो बेसिक इंडस्ट्री इसलिए है क्योंकि ये इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्रीज को मदद करती है ग्रो करने में। आपने आयरन ओर से आयरन और स्टील तो बना लिया, लेकिन ये आयरन और स्टील आप दूसरी इंडस्ट्रीज को दोगे कि भैया तुम मशीन्स बना लो, तो इस इंडस्ट्रीज पे दूसरी इंडस्ट्रीज का बेस टिका हुआ है, इसलिए हम इसे कहते हैं ये क्या है, ये बेसिक इंडस्ट्री है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है बेसिक इंडस्ट्री। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप लोग क्या करेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं जो कि मैग्नेट ब्रेन्स पर बन गए हैं। बाकी आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर गुड्स एंड नॉन बेसिक इंडस्ट्री। ये वो है जो कि डायरेक्ट कंज्यूमर इन्हें बाय कर लेंगे मार्केट से अपने कंजम्पशन के लिए। वो गुड्स जो कि डायरेक्ट आप शॉप पे जा रहे हो, आप खरीद रहे हो और आप उसे कंज्यूम कर रहे हो, तो वो हो गया कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री बेस्ड ऑन ओनरशिप आपको समझ में आ गया, पब्लिक प्राइवेट जॉइंट सेक्टर। क्लियर है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लो, देन अगेन हम यहां से आगे बढ़ेंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है द रूहुर कोल फील्ड जर्मनी। अब यहां पे क्या है, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ यूरोप, coal and iron steel formed the basis of economy. The Ruhr region is responsible for 80% of Germany's total steel production. Ruhr is now based on less on product of coal and steel, for which it was initially famous, and more new industry like huge open car assembly plant, new chemical plant, university have appeared in new rural landscape. अब जो ट्रेडिशनल
जो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन हुआ करते थे वो अधिकतर कोल फील्ड्स के आसपास में सिचुएटेड होते थे। कोल, आयरन, ये सारी चीजें हुआ करती थी। तो ये जर्मनी का जो रूर कोल फील्ड है ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन है और जर्मनी का 80% यहाँ पे आयरन और स्टील यहीं पे इनके प्लांट यहीं पे थे रूर कोल बेस में, ठीक है। लेकिन हम लोग देखते गए धीरे धीरे क्या हो गया, कोल एग्जॉस्ट हो गया, आयरन और भी भैया तुम्हारे पास नहीं बचा। और समय के अनुसार क्या हुआ, समय के अनुसार इंडस्ट्रीज भी तो चेंज होती है ना, समय के अनुसार इंडस्ट्रीज भी चेंज होती है। तो इंडस्ट्रीज वगैरह चेंज होने लग गई। अब बड़े बड़े कार असेंबली वाले प्लांट आने लग गए, हाईटेक इंडस्ट्रीज आने लग गई, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज आने लग गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पुराना जो रूर को था, पुराना रूर किस पे बेस्ड था, कोल और आयरन और इंडस्ट्री पे था। अब वो पुराना रूर बदल के एक नया रूर में बन गया जहां पे नई तरह की इंडस्ट्रीज आने लग गई, लाइक कार असेंबली हो गई, केमिकल इंडस्ट्री आ गई। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स थे वो भी अपने आप में चेंज होते नजर आए, वो भी अपने आप पे चेंज होते नजर आए मार्केट के हिसाब से। जो ट्रेडिशनली जो कोल और आयरन और पे जो सारी चीजें डिपेंडेंट थी अब वो बदली है और अब नई तरीके की इंडस्ट्रीज आ गई है। और आज के तारीख में अगर इंडस्ट्रियल रीजन को सस्टेन करना है तो ये नए वाले प्लांट्स पे जरूर ध्यान देना होगा। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई। नाउ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई आयरन एंड स्टील इज कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री एंड राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बेसिक इंडस्ट्री। इसमें इसको पेपर में आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री, इट मे बी ऑल्सो कॉल्ड अ हैवी इंडस्ट्री बिकॉज इट यूजेस quantities of bulky raw materials and its products are also heavy. Most of the production comes from USA, UK, Germany, France, Belgium are leading producer. In Asia, Nagasaki and Tokyo, Shanghai in China, Jamshedpur, Rourkela, Bhilai, Bokaro in इंडिया, ठीक है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हम बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं क्योंकि ये जो इंडस्ट्री होती है ये दूसरे इंडस्ट्री के लिए बेस क्रिएट करती है। आपने आयरन ओर से आयरन और स्टील बना लिया, वो उस इंडस्ट्री का फाइनल प्रोडक्ट हो गया, लेकिन ये जो फाइनल प्रोडक्ट है ये दूसरी इंडस्ट्री के लिए इनपुट का काम कर रहा है क्योंकि उस आयरन और स्टील जो बना है आयरन ओर से वो दूसरी इंडस्ट्री वाले खरीदेंगे और वो उसकी मशीन बनाएंगे। तो उस आयरन और स्टील इंडस्ट्री एक बेस क्रिएट कर रही है दूसरी बाकी सारी इंडस्ट्रीज के लिए। आयरन और स्टील नहीं होगी तो दूसरी जो इंडस्ट्रीज होंगी उनके मशीन्स वगैरह कैसे बनेंगे, इसलिए हम लोग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को क्या कहते हैं, इसलिए हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं। अब ये कहां पे लोकेटेड है, जो डेवलपिंग कंट्री है यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम यहाँ पे है। इंडिया में कहां पे है, इंडिया में जमशेदपुर में भिलाई, ठीक है, राउरकेला यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। चाइना में शंघाई में देखने को हमको मिलता है। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। देन नेक्स्ट क्या है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। The cotton textile industry has 3 sector, हैंडलूम सेक्टर, पावरलूम सेक्टर एंड मिल सेक्टर। अब हैंडलूम सेक्टर क्या है कि इसमें हाथ से आप काम कर रहे हो, हैंड है ना, यहाँ पे आप हाथ से प्रोडक्ट बना रहे हो, हाथ से आप कोई चीज कर रहे हो, आप घर में बैठे बैठे कर रहे हो, तो यहाँ पे प्रोडक्शन होगा कम, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीज होगी नहीं। पावरलूम सेक्टर में क्या है कि आप यहाँ पे थोड़ा सा मशीन का उपयोग ले रहे हो, साथ ही साथ लेबर का भी उपयोग ले रहे हो। मिल सेक्टर में क्या है, जो बड़ी बड़ी जो कॉटन मिल्स है जिसको कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो हो गया मिल सेक्टर। अब ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये भी क्या है, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है इसको भी बहुत ज्यादा कंपटीशन सहना पड़ा क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स आ गए। आप लोग मॉल में जाते बहुत अलग अलग तरीके की ब्रांड्स है जो कि डिफरेंट फैब्रिक यूज कर रहे हैं। तो कॉटन टेक्सटाइल भी एक तरीके से वर्ल्ड वार 2 के बाद थोड़ा सा ठप हो गया। अब मेल सेक्टर में देखें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कैपिटल लगेगा, इसमें बहुत ज्यादा रुपए लगेंगे क्योंकि यहाँ मशीन्स का उपयोग होगा। सबसे कम कैपिटल लगेगा हैंडलूम में क्योंकि यहाँ काम हाथ से हो रहा है, तो यहाँ पे कोई कैपिटल लगना ही नहीं है, ठीक है। इट रिक्वायर्स स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कॉटन टेक्सटाइल मिल इज लार्जली कैपिटल इंटेंसिव एंड प्रोड्यूस फाइन क्लोथ्स इन बल्क। इंडिया, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इजिप्ट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड रॉ कॉटन। अब रॉ कॉटन जो कॉटन रोल्स है वो हमें कहां देखने को मिलती है, वो इंडिया, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और इजिप्ट में हमें वर्ल्ड की हाफ से ज्यादा कॉटन का जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ पे मिलता है। लेकिन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को फैब्रिक से अच्छा खासा चैलेंज हमें देखने को मिला है। देन हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, द हाईटेक इंडस्ट्री, ये लेटेस्ट फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। ये लेटेस्ट फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है क्योंकि अब जो नए नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, लाइक रोबोटिक्स हो गया,
कुछ कंप्यूटर एडेड डिवाइसेस हो गई, कुछ मोबाइल फोन्स हो गए। तो ऐसा नहीं है, इनमें आपको बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होगा, फिर आप चीजें बनाएंगे। तो इसे हम बोलते हैं लेटेस्ट फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इसमें जो लेबर है वो एकदम स्किल्ड लेबर लगेगा। इसमें हमें आजकल हम रोबोट्स की बात करते हो, क्या रोबोट्स आप ऐसे ही बना दोगे? इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगेगा, हाई टेक, यहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी लगेगी, ठीक है, अच्छा खासा रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगेगा, इंजीनियर्स की मदद लगेगी, ठीक है। तो ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई कि हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ये है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका भी ले लो, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, क्लियर है, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। तो आपका एक क्विक रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट आप एक ले ही लो, ठीक। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। अब यहाँ पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या है, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री क्या है, कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्री क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग मिनरल बेस्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या है, एन इंडस्ट्री विच एम्प्लॉय ह्यूज नंबर ऑफ लेबर फोर्स इन ईच यूनिट एंड ह्यूज कैपिटल। अगर आपसे पूछा व्हाट इज लार्ज स्केल इंडस्ट्री, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लेबर फोर्स, बहुत ज्यादा रुपए, बहुत ज्यादा मशीन्स, ये सारी चीज जहां पे लग रही है वो गई लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग को आप कैसे डिफाइन करोगे? एक ऐसी जगह जहां पे रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, कुछ वैल्यू ऐड करके, वो हो गया मैन्युफैक्चरिंग। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा कि आप किसी प्रोडक्ट में कुछ वैल्यू ऐड करके एक नया वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना रहे हो, लेकिन मशीन्स उसमें अच्छी खासी लग रही है, उसमें कैपिटल अच्छा खासा लग रहा है, वो हो गया लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। क्लियर है? प्राइवेट क्या है, पब्लिक क्या है, ये भी चीज आपको पता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आपको पता है कि ये काम, इसमें रुपए बिल्कुल नहीं लगते। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में लोग जो घर के रहते हैं वही काम कर लेते हैं, मशीन्स का यूज होता ही नहीं, लोग अपने हाथों से प्रोडक्ट बना लेते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारे चैप्टर को समझते हैं। मात्र 30 मिनट के अंदर अंदर हम इस पूरे चैप्टर का एक पूरा क्विक रिवीजन करेंगे। तो चैप्टर का नाम है टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटी। सबसे पहले हम समझते हैं कि टर्शरी एक्टिविटी क्या होती है। प्राइमरी एक्टिविटी वो होती है जो एकदम नेचुरल रिसोर्सेज से डील करती है, लाइक एग्रीकल्चर, ठीक है। मैंने खेत में गेहूं लगाया, वो हो गई प्राइमरी एक्टिविटी। अब सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होगा कि उस गेहूं में हमने कोई वैल्यू एड ऑन कर दी है। मान लो उस गेहूं के हमने बिस्किट बना दिए हैं एक फैक्ट्री में, तो वो हो गई सेकेंडरी एक्टिविटी। अब वो फैक्ट्री तक उस गेहूं को फैक्ट्री तक कैसे पहुंचाया जाएगा? ट्रांसपोर्ट के द्वारा पहुंचाया जाएगा, ट्रक वगैरह के द्वारा पहुंचाया जाएगा। तो टर्शरी एक्टिविटी इज रिलेटेड टू सर्विसेज, कि कोई इंसान आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बदले में आप उसको रुपए दे रहे हो। फॉर एग्जांपल, आपके घर में बिजली खराब हो गई है, आपने इलेक्ट्रिशियन को फोन किया, इलेक्ट्रिशियन आपके घर में आया, उसने आपके घर की बिजली सुधारी। तो इलेक्ट्रिशियन ने क्या किया? इलेक्ट्रिशियन ने आपको सर्विसेज प्रोवाइड की, बदले में आपने क्या किया? बदले में आपने उस इलेक्ट्रिशियन को पे किया, ठीक है। तो आपने उस इलेक्ट्रिशियन को पे किया। ट्रांसपोर्ट में वो ट्रक वाले ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की, आपने ट्रक वाले को क्या किया? आपने ट्रक वाले को पे कर दिया, ठीक है। तो टर्शरी एक्टिविटी इज रिलेटेड टू द सर्विस सेक्टर। टर्शरी एक्टिविटी इज रिलेटेड टू द सर्विस सेक्टर। Tertiary activities are all types of activity which require special skill to perform in exchange of payment. These services require theoretical knowledge and practical training. Service sector are performed by skilled labor, professionally trained expert and consultant. टर्शरी एक्टिविटी इंक्लूड बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। अब यहाँ पे क्या बताया है कि जो टर्शरी एक्टिविटी है उसमें स्पेशलाइज्ड और स्किल्ड लेबर लगते हैं। बिजली हर कोई नहीं सुधार सकता, आपके घर में पानी की समस्या तो प्लम्बर ही ठीक कर सकता है, आप नहीं कर सकते हो। तो जो टर्शरी एक्टिविटी है उसमें स्पेशलाइज्ड स्किल लगती है, उसमें नॉलेज लगता है, और उस नॉलेज के बदले में ही आप उसे पे कर रहे हो, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन को नॉलेज है, प्लम्बर को नॉलेज है, ठीक है, तो आप वो काम नहीं कर सकते हो और आप बदले में क्या कर रहे हो? आप बदले में उसे पे कर रहे हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म। जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो भी सर्विसेज के उसमें ही आती है। जैसे आप घूमने गए, आपने गाइड, हम कहीं पे भी घूमते करते हैं, ठीक है, तो हम लोग गाइड करते हैं ना, कि जो हमें बताता है यहाँ राजा रहता था, यहाँ राजा घूमने जाया करता था, यहाँ रानी जाती थी। तो गाइड क्या कर रहा है? गाइड आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जो होटल इंडस्ट्री है, आप गए, आपने वहां आपको एक दिन रुकना था, तो आपने वहां पे एक दिन के रुपए दिए और आपने उस होटल का वो रूम यूज किया, तो होटल वाले ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की, बदले में आपने उसे रुपए दिए। तो टूरिज्म इज अ पार्ट ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज। नाउ व्हाट इज ट्रेड एंड कॉमर्स? ट्रेड इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड एल्सवेयर,
ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एल्सवेयर, सामान कहां बन रहा है, सामान एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बन रहा है, लेकिन वो सामान बिक कहां पे रहा है, वो सामान बिक रहा है दुकान पे। तो जहां बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड हो रहा है उसे हम ट्रेड कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट, इट इज अ सर्विस बाय विच पीपल, मटेरियल्स, गुड्स आर फिजिकली कैरिड फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर। ट्रांसपोर्ट क्या है कि एक इंसान दूसरी जगह जा रहा है, घूम रहा है, आप लोग स्कूल आपके बस से जा रहे हो, स्कूटी से जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, और आप ट्रांसपोर्ट में क्या करो, गुड्स भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हो, ट्रेन में माल गाड़ी में रख के हमने सामान इधर उधर भेजा। सो इट इज अ पार्ट ऑफ टर्शरी एक्टिविटी। Tourism is a travel undertaken for the purpose of recreation rather than business. Tourism fosters the growth of infrastructure, industry, retail, trading and craft industry. जो tourism है, tourism क्यों जाता है, टूरिस्ट में हम घूमने क्यों जाते हैं, ताकि हम एंजॉय कर सकें। कोई बिजनेस या फिर कोई काम से जा रहे हैं तो वो टूरिज्म नहीं कहलाएगा। टूरिज्म अगर आप सोली घूमने फिरने के पर्पज से जा रहे हो तो हम उसे टूरिज्म कहेंगे, और टूरिज्म कहीं ना कहीं इकोनॉमी में बूस्ट करता है। रोड्स बन रहे हैं, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो टूरिज्म कहीं ना कहीं इकोनॉमी में एक तरीके से बूस्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे हम ट्रेड एंड कॉमर्स को थोड़ा सा समझते हैं। रूरल मार्केटिंग सेंटर, अर्बन मार्केटिंग सेंटर, रिटेल ट्रेडिंग एंड होलसेल ट्रेडिंग। तो रूरल मार्केटिंग सेंटर क्या है उसे सबसे पहले समझते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स क्या होता है कि जहां पे बाइंग एंड सेलिंग, द टाउन्स एंड सिटीज वेयर बाइंग एंड सेलिंग आर टेकिंग प्लेस आर नोन एज ट्रेडिंग सेंटर। ठीक है, रूरल मार्केटिंग सेंटर मतलब जो गांव में जो बाजार लगते हैं। ठीक है, आपने गांव में देखा होगा ना कि गांव में मंडे मार्केट, वेडनेसडे मार्केट, मंगलवार बाजार, बुधवार बाजार, जो गांव के बाजार होते हैं हम उन्हें कहते हैं रूरल मार्केटिंग सेंटर। अब गांव के बाजार में क्या क्या मिलेगा, जो एकदम छोटी छोटी बेसिक सी नीड है, एक जलेबी वाले की दुकान होगी, सब्जी मिलेगी, एक आध कोई चप्पल वाले की दुकान होगी, ये सारी चीजें हमें गांव में देखने को मिलता है। कोई स्पेशलाइज्ड आइटम्स हमें देखने को नहीं मिलते। वहीं अगर आप अर्बन मार्केटिंग सेंटर को कंपेयर करोगे तो अर्बन मार्केटिंग सेंटर में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आप लोग क्या देखते हैं, अलग अलग मॉल्स होते हैं, अलग अलग ब्रांड्स होती हैं। ठीक है, खाने में भी आपको मैकडी और पता नहीं कौन कौन से पिज्जा हट, डोमिनोज और तरह तरह की आपको ब्रांड्स दिखती हैं। तो रूरल मार्केटिंग सेंटर परमानेंट नहीं होते हैं, ये बेसिकली टेम्पररी होते हैं। कहीं कहीं ये लोग परमानेंट मार्केट भी लगते हैं, लाइक किसी किसी गांव में परमानेंट भी रहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द गांव में क्या होता है, आज मंगलवार बाजार है, आज बुधवार बाजार है, ऐसे तरीके की चीजें होती हैं। नाउ दे urban marketing center, they provide ordinary goods and services as well as many of the specialized goods and services required by people. Services of educational institution, professionals such as teacher, lawyer, dentist, veterinary doctors are available. ठीक है, जो अर्बन मार्केटिंग सेंटर होता है वहां पे कॉमन सर्विसेज भी मिलती है। लाइक अर्बन एरियाज में भी आप लोग देखते हैं कि आज उस वाले एरिया में सब्जी बाजार लगा है, इस वाले एरिया में सब्जी बाजार लगा है। तो अर्बन मार्केटिंग सेंटर में एक ऑर्डिनरी मार्केट भी है और एक वो तामझाम वाला मार्केट भी, लाइक मॉल्स वगैरह आप लोग देखते हैं अर्बन मार्केटिंग सेंटर में। और अर्बन एरियाज में हमें अलग अलग सर्विसेज भी देखने को मिलती है, टीचर्स की, लॉयर की, वेटरनरी डॉक्टर्स की। तो ये सारी सुविधाएं हमें अर्बन एरियाज में देखने को मिलती है। और रूरल एरियाज में एक मोर और एवर एक ऑर्डिनरी मार्केट होता है जो कि एकदम बेसिक नीड्स को फुलफिल करता है। ठीक है, देन रिटेल ट्रेडिंग एंड होलसेल ट्रेडिंग। अब रिटेल ट्रेडिंग और होलसेल ट्रेडिंग को हम लोग कैसे समझेंगे। रिटेल ट्रेडिंग और होलसेल ट्रेडिंग को आप कुछ इस तरीके से यहां पे समझिए। यहां पे अगर हम लोग देखते हैं तो सामान यहां पे बन रहा है, एक फैक्ट्री में यहां पे सामान बना। अब ये फैक्ट्री वाले से तो आप सामान खरीदने से रहे, हम फैक्ट्री वाले से तो नहीं खरीदेंगे। इस फैक्ट्री वाले से सामान खरीदता है होलसेलर। ठीक है, इस फैक्ट्री वाले से सामान खरीदता है होलसेलर, और ये जो सामान है ये बल्क में सामान खरीदता है। ठीक है, ये बल्क में सामान खरीदता है और होलसेलर आगे सामान किसको दे देता है, होलसेलर आगे सामान दे देता है रिटेलर्स को। होलसेलर आगे सामान दे देगा रिटेलर्स को, और कस्टमर्स इन रिटेलर से सामान खरीदते हैं। कस्टमर्स इन रिटेलर से सामान खरीदते हैं। ठीक है, एक फैक्ट्री में मान लो एक पेन बनाने की फैक्ट्री है। ठीक है, आप ऐसे समझो एक पेन बनाने की फैक्ट्री है, तो यहाँ पे बहुत सारे पेन बन रहे हैं। अब ये पेन वो आगे होलसेलर को दे देता है, होलसेलर इनसे बल्क में सामान खरीद लेता है। मान लो कि एक पेन बनने में 2 रुपए लग रहे हैं, तो फैक्ट्री वाला इसको 3 रुपए में बेच देगा होलसेलर को, और होलसेलर आगे रिटेलर को 5 रुपए में बेच देगा, और ये रिटेलर आगे कस्टमर को 8 रुपए में बेच देगा। तो ऐसे
ऐसे करके प्राइजेस भी एड ऑन हो जाती है, ठीक है, ऐसे करके प्राइजेस भी एड ऑन हो जाती है। तो होलसेलर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदता है, बल्क में खरीदता है, और फिर ये होलसेलर छोटे छोटे दुकानदारों को, जो आप आपकी कॉलोनी में जो छोटे छोटे दुकानदार देखते हो वो रिटेलर्स होते हैं, ये होलसेलर आगे छोटे छोटे दुकानदारों को मतलब रिटेलर्स को सामान दे देते हैं, ठीक है, और ये रिटेलर सीधे कस्टमर को दे देते हैं। अब जो बिजनेस है वो बिजनेस क्रेडिट पे बहुत ज्यादा चलता है, बिजनेस जो है वो उधारी पे बहुत ज्यादा चलता है। तो अधिकतर हम लोग देखते हैं कि होलसेलर जो रहते हैं वो रिटेलर्स को बहुत सारा सामान उधारी पे दे देते हैं, और बाद में रिटेलर से जैसे जैसे सामान बिकता है वो होलसेलर को रुपए चुकाया करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्रेडिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर आपको बिजनेस करना है तो उधारी पे यहाँ पे काफी ज्यादा बिजनेस होता है। क्लियर है, ये चीज आपको यहां पे समझ में आ गई। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, स्कूटी में जाऊंगा, साइकिल में जाऊंगा, बाइक में जाऊंगा, एरोप्लेन में जाऊंगा, ट्रेन में जाऊंगा, कार में जाऊंगा। सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो ट्रक में जा रहा है, वो ट्रैक्टर में जा रहा है, वो ट्रेन में जा रहा है, वो प्लेन में जा रहा है, वो शिप में जा रहा है। ये सारी चीजें क्या हो गई, ये सारी चीजें हो गई ट्रांसपोर्ट। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट, कौन कौन से फैक्टर्स ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करते हैं। पहली होती है डिमांड, और दूसरा रूट्स ऑन लोकेशन ऑफ सिटीज, टाउन, विलेजेस, इंडस्ट्रियल सेंटर, रॉ मटेरियल्स एंड ट्रेड। ठीक है, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड कितनी है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेन हर स्टेशन पे नहीं रुकती है, कुछ ट्रेन ऐसी होती है जो कुछ कुछ स्पेशलाइज्ड स्टेशन पे ही रुकती है। वो कुछ कुछ स्टेशन पे ही क्यों रुकती है और बाकी के स्टेशन क्यों छोड़ देती है, क्योंकि दूसरे स्टेशन पे डिमांड नहीं है। ट्रेन वहीं चलेगी जहां पे डिमांड होगा। अब आप हर जगह वो क्यों नहीं बना देते हो, आप एयरपोर्ट क्यों नहीं बना देते हो, इसलिए नहीं बनाते क्योंकि वहां डिमांड ही नहीं है। एयरपोर्ट कुछ ही जगह क्यों है कि जहां पे लोग आएंगे जाएंगे, जहां डिमांड है वहीं तो ट्रांसपोर्टेशन चलाएंगे। अब जहां डिमांड ही नहीं है वहां ट्रांसपोर्टेशन चला के क्या करेंगे। देन नेक्स्ट इज जब ट्रांसपोर्टेशन है वो रूट्स पे डिपेंड करता है। लाइक अगर आप लोग देखेंगे जो मेजर नेशनल हाईवेज हैं वो क्या कर रहे हैं, वो देखते हैं कि अच्छा दिल्ली से कनेक्ट करना है तो जयपुर, फिर अहमदाबाद और फिर मुंबई, तो कुछ इस तरीके से रूट करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा सिटीज कनेक्टेड हो। तो रूट्स भी, जो ट्रांसपोर्टेशन के रूट्स होते हैं वो देखते हैं कि मेजर सिटीज कनेक्टेड हो और मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स कनेक्टेड हो। कुछ इस हिसाब से सरकारें रोड बनाती है कि अगर अच्छा दिल्ली से मुंबई जाना है तो एक रास्ता ये हो सकता है, और एक रास्ता ऐसे हो सकता है दिल्ली से आ जाओ आगरा, आगरा से आ जाओ झांसी, झांसी से ग्वालियर, ग्वालियर से इंदौर, इंदौर से मुंबई। ठीक है, तो देखिए कि सरकार की ठीक है इधर जयपुर है, इधर अहमदाबाद है, यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट्स हैं तो ये वाला हाईवे पे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो रूट्स पे भी बहुत चीजें मतलब रूट्स पे भी बहुत सारी चीजें मायने रखती है। रूट्स एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। ठीक, नाउ लो ऑर्डर सर्विसेज क्या होती है, जो एकदम कॉमन सर्विसेज होती है, लाइक ग्रोसरी शॉप्स हो गई, लॉन्ड्री सर्विसेज हो गई, ठीक है, are more common and widespread than high order services such as specialized one like accountant, physicians and consultant। अब लो ऑर्डर सर्विसेज और हाई ऑर्डर सर्विसेज क्या होती है। लो ऑर्डर सर्विसेज वो होती है लाइक आपकी कॉलोनी में कोई प्रेस करने वाला भैया है तो वो लो ऑर्डर सर्विसेज में आ गया। वो प्रेस कर रहा है, आप बदले में आप उसे रुपए दे रहे हो क्योंकि उसने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की। और जो हाई ऑर्डर सर्विसेज है लाइक अकाउंटेंट हो गए, ठीक है, जो अकाउंटेंट्स वगैरह हो गए, सीए वगैरह हो गए, ये हाई ऑर्डर सर्विसेज में आते हैं। लो ऑर्डर सर्विसेज सारे लोगों को लगती है, लेकिन जो हाई ऑर्डर सर्विसेज होती है वो सभी लोगों को नहीं लगती है। जो वर्किंग प्रोफेशनल रहते हैं सिर्फ उन्हें हाई ऑर्डर सर्विसेज लगती है। क्लियर है, ये चीज भी आपको यहां पे समझ में आ गई है। नाउ नेक्स्ट इज टूरिज्म। टूरिज्म में क्या, टूरिज्म को क्या इफेक्ट करता है, डिमांड और ट्रांसपोर्ट की क्या डिमांड है कोई भी टूरिस्ट एरिया की। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि डिमांड में भी ये रहता है कि सीजन्स बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। ठीक है, कि लाइक अगर हम लोग देखें कि ठंड में कहाँ जाना है तो ठंड में हम ठीक है थोड़ा साउथ वगैरह घूम सकते हैं, लेकिन गर्मी में हम लोग साउथ घूमने जाएं ये नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी गर्मी है। तो डिमांड और ट्रांसपोर्ट, क्या वहाँ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, क्या वहाँ प्लेन जा रहे हैं, क्या वहाँ ट्रेन जा रही है, क्या वहाँ का रोड अच्छा है। अगर ये सारी चीजें अच्छी होगी तो ही तो टूरिस्ट आएंगे, अगर ये सारी चीजें व्यवस्थित नहीं हुई तो टूरिस्ट थोड़ी ना आएंगे। तो ये दो फैक्टर्स हैं। ठीक है, टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड। अब कौन सी जगह, कौन सी
कौन से टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड है, तो क्लाइमेट को सबसे पहले देखा जाता है। हम लोग ऐसा नहीं देखते कि हाँ ठंडी जगह है, बर्फ वाला मौसम है, चलो वहां चलते हैं। लैंडस्केप, नजारा कैसा है वहां का। कुछ कुछ लोगों को हिस्ट्री और आर्ट में इंटरेस्ट रहता है, किसी को कि वहां पे क्या हिस्ट्री रही है, क्या है, ठीक है, वो है। देन कल्चर एंड इकोनॉमी, वहां का कल्चर कैसा है, वहां का इकोनॉमी कैसा है। तो ये टूरिस्ट अट्रैक्शन मतलब लोग इनको देख के जाते हैं। कुछ लोगों को क्लाइमेट और लैंडस्केप पसंद है, किसी को हिस्ट्री मतलब हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाना पसंद है, कुछ लोग वहां के कल्चर इकोनॉमी ये देखना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इस हिसाब से इनका भी बाइफर्केशन यहाँ पे है। नाउ मेडिकल टूरिज्म क्या है? मेडिकल टूरिज्म, व्हेन मेडिकल ट्रीटमेंट इज कंबाइंड विद इंटरनेशनल एक्टिविटी, इट्स लेंड इटसेल्फ टू व्हाट इज कॉल्ड एज मेडिकल टूरिज्म। फॉर एग्जाम्पल कि कोई बाहर से लोग आ रहे हैं, लाइक यूएसए, यूरोप, अफ्रीका से लोग इंडिया में आ रहे हैं, वो सोच रहे घूम भी लेते हैं, साथ साथ में इलाज भी करवा लेते हैं। अब इंडिया में इलाज क्यों करवाना? क्योंकि इंडिया में इलाज सस्ता है कंपेरेबल यूएसए, यूरोप और जो दूसरी कंट्रीज है। इंडिया में अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स आ गए हैं, बहुत अच्छी अच्छी, हम लोग कहते हैं ना कि अच्छी अच्छी ब्रांड्स वाले हॉस्पिटल्स आ गए, और यहाँ पे कम रुपए में इलाज हो रहा है। लाइक अगर आप यूएसए वगैरह में देखोगे तो एक डेंटिस्ट का ही खर्चा वहां पे बहुत आ जाता है, वही इंडिया में कम रहता है। तो बाहर से लोग सोचते हैं कि घूम भी लेंगे, साथ साथ में इलाज भी करवा लेंगे। तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है, लाइक सिंगापुर हो गया, इंडिया, थाईलैंड, ये जितनी भी एशियन कंट्रीज है ना, कुछ कुछ यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जो आते हैं वो अपना इंडिया में इलाज करवा के जाते हैं, क्योंकि इंडिया में हॉस्पिटल्स भी बहुत अच्छे हैं, साथ साथ में दूसरी कंट्रीज के मुकाबले थोड़ा सा सस्ता भी है। ठीक है। नाउ क्वाटरनरी सर्विसेज, क्यूनरी एक्टिविटीज एंड डिजिटल डिवाइस। क्वाटरनरी एक्टिविटीज क्या होती है? क्वाटरनरी एंड क्यूनरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से सीधा सीधा आपसे पेपर में बिल्कुल सवाल पूछा जाएगा, तो इन सर्विसेज को आपको ध्यान रखना है। Quaternary activities involve collection, production and dissemination of information or even production of information. Quaternary activities center on research, development and may be seen as advanced form of services involving specialized knowledge and technical skills. Quaternary services में, quaternary activities में वो लोग रहते हैं जो कि डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ नया डेटा निकाल रहे हैं, कुछ रिसर्च से इंक्लूडेड है, कुछ नया कुछ कर रहे हैं। मोस्टली हम लोग कहते हैं कि क्वाटरनरी सेक्टर में नॉलेज वर्कर रहते हैं। जो आप लोग कॉर्पोरेट्स देख रहे हो, जो आप एमएनसीज देख रहे हो, वो सारे क्वाटरनरी एक्टिविटीज में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लोग कुछ नया प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ नया सॉफ्टवेयर, कुछ उसमें कोई नई चीज वो लोग बना रहे हैं, तो कुछ ना कुछ नया बना रहे हैं। ये नॉलेज बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे लोग अच्छे खासे, इनको एक स्पेशलाइज नॉलेज होता है, वो आके काम करते हैं, ठीक है। ये हो गया क्वाटरनरी एक्टिविटीज। क्यूनरी एक्टिविटीज क्या है? क्यूनरी एक्टिविटीज हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो टॉप ब्यूरोक्रेसी में, जो टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के जो लोग होते हैं, या जो लोग पॉलिसी बनाते हैं, लाइक पॉलिसी प्रैक्टिशनर्स, ठीक है, वो लोग आते हैं क्यूनरी एक्टिविटीज में। ये हाईएस्ट लेवल होते हैं, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स होते हैं, ये लोग कंट्री के डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, और ये हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में से होते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्यूनरी एक्टिविटी में बहुत सारे कम लोग इन्वॉल्व हैं, सब लोग डिसीजन नहीं लेते ना, एडमिनिस्ट्रेटिव में कुछ लोग रहते हैं, पॉलिसी बनाने वाले कुछ लोग रहते हैं। और क्वाटरनरी एक्टिविटीज में क्या होता है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्वाटरनरी सेक्टर में एक मेजर पॉपुलेशन यहाँ पे इंप्लॉयड है। बल्कि अगर हम लोग क्यूनरी एक्टिविटीज में देखें तो सिर्फ कुछ लोग ही इन्वॉल्व हैं, जो एकदम टॉप लेवल के, जो एकदम सीनियर लेवल के जो इंप्लॉइज होते हैं, वही क्यूनरी एक्टिविटीज में आते हैं। डिजिटल डिवाइड से क्या है? डिजिटल डिवाइड से ये है कि एक हम लोग देखें कि वर्ल्ड में एक तरफ तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, वहीं दूसरी तरफ नहीं है। लाइक आप यूएसए, यूरोप वगैरह में देखोगे तो यहाँ पे बहुत सही कनेक्टिविटी, इंटरनेट वगैरह बहुत सही है। वहीं अगर आप अफ्रीकन और एशियन नेशन में देखोगे तो यहाँ पे डिजिटल के नाम पे कुछ भी नहीं है, नेटवर्क ही नहीं मिलता है। सेम आप केस यहाँ पे इंडिया में लो कि अगर आप बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हो तो आपको नेटवर्क वगैरह कोई समस्या नहीं आती। वहीं अगर आप गांव में हो तो आपको बात भी करना हो तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ता है, फोन ऐसे ऊपर लेके जाना पड़ता है कि हाँ भैया नेटवर्क आ जाए, ठीक है। तो ये आज भी देखने को मिलता है इंडिया में, आज भी कुछ ऐसे गाँव में जहाँ पे मोबाइल में नेटवर्क नहीं मिलते। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना बड़ा डिजिटल डिवाइड है, कि शहर में तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, बहुत अच्छा सब कुछ है, वहीं गाँव में नहीं है। और इवन इन द टाइम्स ऑफ पेंडेमिक आपने देखा कि ऑनलाइन क्लासेस शहर वाले बच्चों को ज्यादा कंफर्टेबल रही, गांव वालों को तो नेट ही नहीं मिल पा रहा था।
ठीक है, तो इसे डिजिटल डिवाइड के थ्रू इस स्टोरी को समझाने की कोशिश की है। नाउ व्हाट आर द टेलीकम्युनिकेशन? रेडियो टेलीविजन में ऑल्सो हेल्प टू रिले न्यूज, पिक्चर्स एंड टेलीफोन कॉल्स to vast audience, mass media. They are vital for advertising and entertainment. Newspaper are also able to cover small events in corner of world. Satellite communication relay information of the earth from space. The internet has truly revolutionized the ग्लोबल सिस्टम। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन मतलब कैसे कम्युनिकेशन सिस्टम इवॉल्व हुआ है, सबसे पहले ये बताया गया था। पहले वो कबूतर खत देता था, फिर रेडियो आ गया, टेलीविजन आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं न्यूज़पेपर के थ्रू सारे लोगों को जानकारी मिल रही है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन से सारे ये टीवी वालों को पता चल रहा है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। टीवी से जो टेलीविजन है उससे हमें जानकारी मिलने लग गई है। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ सर्विसेज में मैंने आपको लो ऑर्डर और हाई ऑर्डर सर्विसेज बता दी थी कि जो आपके कॉलोनी में जो लॉन्ड्री वाला है, जो गार्डनर है, ये सारे लो ऑर्डर सर्विसेज वाले। और हाई ऑर्डर सर्विसेज में कोई सीए है, कोई लॉयर है, वो हाई ऑर्डर सर्विसेज में। हाई ऑर्डर सर्विसेज बहुत कम लोग लेते हैं और लो ऑर्डर सर्विसेज सारे लोग उनका इस्तेमाल करते हैं। Now information and technology, it is a synthesis of computer and telecommunication, transmission of stored and processed information knowledge is information technology। IT का जमाना है, कंप्यूटर के थ्रू सारी चीजें हो रही है, नई नई चीजें हम लोग इवॉल्व कर रहे हैं। बिना IT के आज की तारीख में कुछ भी संभव नहीं है, बिना डिजिटल के आज की तारीख में कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, इस चैप्टर को हम मात्र 30 मिनट के अंदर अंदर हम इस चैप्टर को समझेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे चैप्टर का नाम है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो मिनरल से क्या मतलब है? व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स आर अ नेचुरल सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ओरिजिन विद डेफिनेट केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, मिनरल्स या तो नेचुरली मिनरल्स या तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिकली उनका नेचुरली ओरिजिन होता है। जैसे ऑर्गेनिक तरीके से कहो तो कोई एनिमल की डेड बॉडी से या कोई पेड़ गिर गया है तो वो कई साल तक वहां पे गिरा रहा तो उससे मिनरल्स बना है। और हर मिनरल्स की अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है। जैसे कुछ आप लोग देखते हो ना कि कोई मिनरल्स एकदम हार्ड होता है, कोई एकदम सॉफ्ट होता है, तो हर मिनरल्स की अलग अलग केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, दिखने में अलग अलग होते हैं मिनरल्स। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब मिनरल्स को हम मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड मेटेलिक मिनरल्स के भी दो पार्ट हैं, फेरस मिनरल्स एंड नॉन फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स कौन से हो गए? मिनरल्स दैट हैव आयरन कंटेंट। ठीक है, एक जो मिनरल जिनमें आयरन कंटेंट होता है वो हो गए, वो फेरस मिनरल्स हो गए। एग्जांपल आयरन ही ले लो या मैंगनीज ले लो। या फिर नॉन फेरस मिनरल्स कौन से होते हैं? दे डू नॉट हैव आयरन कंटेंट, दैट इज कॉपर या बॉक्साइट ले लो। ठीक है, तो मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं? मेटेलिक मिनरल्स को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, फेरस मिनरल्स एंड नॉन फेरस मिनरल्स। ठीक है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स दे आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक नेचर। और नॉन मेटेलिक मिनरल्स को मैं ऑर्गेनिक मिनरल्स और इनऑर्गेनिक में डिवाइड कर सकता हूं। ऑर्गेनिक कौन से हो गए? दे आर डिराइव्ड फ्रॉम डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बरीड अंडर अर्थ फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ऑर्गेनिक मिनरल्स वो हो गए जो कि ऑर्गेनिकली बने हैं। ठीक है, जो कि बरीड प्लांट्स और एनिमल जो कि हजारों साल तक ऐसे ही धरती पर पड़े रहे अंडरग्राउंड मतलब, और उनसे फिर मिनरल्स बने, जिसका कि एग्जांपल ले लिया हमने कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। देन इनऑर्गेनिक मिनरल्स कौन से हो गए? दे आर इनऑर्गेनिक इन ओरिजिन सच एज माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, लाइक लाइमस्टोन ले लो, ग्रेफाइट ले लो, ये वो हो गए। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आपको ये यहाँ पे नाम से ही क्लियर हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया। देन यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा बेल्ट है, तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेल्ट है जहां पे हमें सबसे ज्यादा मिनरल्स देखने को मिलते हैं। ये मैंने आपको तब भी बताया था, तो उसे समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। मिनरल्स आर जनरली कॉन्सेंट्रेटेड इन 3 ब्रॉड बेल्ट्स इन इंडिया विथ फ्यू आइसोलेटेड रीजन्स। ठीक है, कुछ 3 ब्रॉड बेल्ट में सबसे ज्यादा मिनरल्स कंसेंट्रेटेड है, और इसके अलावा भी कुछ जगह पे मतलब एक छोटे छोटे टुकड़ों में मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन मोस्टली 3 बेल्ट में मिलते हैं, बाकी कुछ टुकड़ों में हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से बेल्ट हैं? नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, दीज बेल्ट कवर छोटा नागपुर, झारखंड, ओडिशा प्लेट्यू, वेस्ट बंगाल एंड द पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, ये वाला जो है ये हमारा फर्स्ट बेल्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला हमें यहाँ पे फर्स्ट बेल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसे अगर हम ऐसे देखें
ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हमारा हमें फर्स्ट बेल्ट देखने को मिलता है, यहाँ पे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट बेल्ट है जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा मिनरल्स देखने को मिलते हैं। देन सेकेंड बेल्ट कौन सा बताया गया है? सेकेंड बेल्ट है साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन। This belt extend over Karnataka, Goa, Tamil Nadu, Highlands and Kerala, rich in ferrous minerals and bauxite and also contain high grade iron ore, manganese and limestone। जो सेकंड है वो साउथ वेस्टर्न, ठीक है। तो साउथ में आ जाओ और साउथ के वेस्ट वाले पार्ट में आ जाओ, तो यहाँ पे ये साउथ वेस्टर्न एरिया में हमें यहाँ पे ये हमारा सेकेंड बेल्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये सेकेंड बेल्ट है जहां पे हमें सबसे ज्यादा मिनरल्स देखने को मिलते हैं। देन थर्ड बेल्ट और फाइनल बेल्ट क्या है? नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। दिस बेल्ट एक्सटेंड अलोंग इन अरावली राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात। कॉपर, जिंक आर मेजर मिनरल्स। राजस्थान इज रिच इन बिल्डिंग स्टोन्स एंड सैंडस्टोन, ग्रेनाइट्स, मार्बल, गिप्सम एक्सेट्रा, ठीक है। सो यहाँ पे और हम देखते हैं कि ये जो थर्ड बेल्ट है ये हमें कुछ इस वाले एरिया में देखने को मिलता है, राजस्थान और गुजरात वाले पार्ट में देखने को मिलता है, तो ये थर्ड बेल्ट है, ठीक है। ये तीन रीजन है जहां पे हमें सबसे ज्यादा मिनरल्स का कंसंट्रेशन देखने को मिलता है हमारे देश में। ये तीन बेल्ट है, इन तीनों बेल्ट को आपको ध्यान रखना है। मैप वर्क भी मैंने आपको अच्छे से करवा दिया है, तो वो भी आप कर लेना एक बार। एक ही वीडियो में मैंने सारा आपको मैप वर्क समझा दिया है, क्लियर है। इसके अलावा जो छोटे छोटे जो बेल्ट हैं हम उसे देखते हैं, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन तीन के अलावा भी तो हमारे देश में मिनरल्स मिलेंगे। ये जो तीन रीजन है, इस तीन रीजन के अलावा भी तो हमारे देश में मिनरल्स मिलेंगे, तो उनको समझते हैं। एक हो गया, एक है हिमालयन बेल्ट। इट इज एन अनदर मिनरल बेल्ट वेयर कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट, ठीक है, ये देखने को मिलता है। और एक आसाम वैली हैज मिनरल ऑयल डिपॉजिट, ठीक है। आसाम वैली में सबसे बड़ा हमारा ऑयल रिजर्व है इंडिया का, सबसे पुराना, ठीक है। सबसे पुराना आसाम वैली में हमें देखने को मिला है, तो वो हमें आसाम में देखने को मिलता है ऑयल रिजर्व, ठीक है। अब बारी आती है फेरस मिनरल्स को लोकेट करने की, ये कहां कहां पे है। फेरस मिनरल्स कौन कौन से हैं? आयरन ओर, मैंगनीज, क्रोमाइट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग बेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेटालिकल इंडस्ट्री, ठीक है। Iron ore, India has largest reserve of iron ore in Asia. 95% of total reserve of iron ore are located in Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, Karnataka, Goa, Telangana, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. India has superior quality of iron ore which have a great international demand. India में 95%, एशिया का 95% हमें इंडिया में आयरन ओर देखने को मिलता है, और हम लोग आयरन ओर एक्सपोर्ट भी करते हैं। हमारे पास में एकदम हाई क्वालिटी का आयरन ओर है, ठीक है। फिर हम देखते हैं मैंगनीज। मैंगनीज कहाँ मिलता है? मैंगनीज इज इशूड इन आयरन स्मेल्टिंग एलॉयज। उड़ीसा इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज। कर्नाटका इज अनदर मेजर प्रोड्यूसर। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, झारखंड आर द माइनर प्रोड्यूसर ऑफ द मैंगनीज, ठीक है। यहाँ पे उड़ीसा और कर्नाटका में हमें अच्छे खासे मैंगनीज का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, बाकी स्टेट में थोड़ा कम देखने को मिलता है। मैप वर्क कर लेना, मैप वर्क मैंने करवा दिया है, तो मैप वर्क कर लेना, ठीक है। यहाँ पे उड़ीसा बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट स्टेट है मिनरल्स के टर्म्स में। मैं आपको बार बार बताया, जब मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन भी करवा रहा था तब भी मैंने आपको बताया उड़ीसा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। किसके लिए प्लेस है उड़ीसा? वाई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? यहाँ पे हमें बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं, क्लियर। देन नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज बॉक्साइट। इट इज एन आयरन ओर used for aluminium manufacturing, ठीक है। Odisha is the largest producer of bauxite. गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र are the major producer, ठीक है। बॉक्साइट हमें एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग में यूज देखने को मिलता है, और ओडिशा क्या लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का, ठीक। देन नेक्स्ट क्या है? कॉपर। दिस मेटल इज एक्सटेंसिवली यूज इन इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर मेकिंग वायर्स, मोटर, ट्रांसफॉर्मर्स एंड जनरेटर्स। These copper deposits occur in झारखंड, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। ये जो कॉपर का आप लोग देखते हो ना, वो कॉपर जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है उसके बारे में बात की गई, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी और इनमें यूज होता है वो लंबा लंबा वो वायर टाइप्स में, ठीक है, तो उसकी बात की गई कि ये कहाँ कहाँ पे मिलता है, ठीक, समझ में आ गया। देन नेक्स्ट क्या है? नॉन मेटालिक मिनरल्स। देन माइका। मिका इज मेनली used in electrical and electronic industry. It can be split in thin sheets which are tough and flexible.
mica in India is produced in Jharkhand, Andhra Pradesh, Telangana, Rajasthan, followed by Tamil Nadu, West Bengal, Madhya Pradesh. High quality mica is obtained in Jharkhand. ठीक है, ये भी वो शीट्स रहती है जो कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में, इलेक्ट्रिक्स में यूज होती है। झारखंड में हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है और इसके डिस्ट्रीब्यूशन में देखने को मिलता है। ये वाला जो चैप्टर है, ये वाले चैप्टर में मैं आपको बता दूं जो नॉन कन्वेंशनल, ये जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो थ्योरेटिकल पार्ट में आएगा। बाकी ये जो सारी चीजें हैं इनमें एक आध क्वेश्चन बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैप वर्क के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। तो अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको लगेगा कि हाँ सर तो डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं, तो इस वाले चैप्टर का आप लोग मैप वर्क जरूर करना। मैप वर्क मैंने करवा दिया है, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इसमें जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वहां से सीधे सीधे क्वेश्चंस बनेंगे, तो उनको आपको करना है। नाउ एनर्जी रिसोर्सेज, mineral fuels are used for generation of power required by agriculture, industry, power transport and other sector of economy. Mineral fuels like coal, petroleum, natural gases, nuclear energy are the conventional sources of energy exhaustible in the nature. ठीक है, यहाँ पे क्या है कि एनर्जी आप कहाँ से, बिजली कहाँ से, इंडस्ट्रीज को बिजली चाहिए, घर में बिजली चाहिए, सभी को तो बिजली चाहिए, ट्रेन भी कुछ कुछ इलेक्ट्रिक है, तो हमें बिजली चाहिए, तो ये कहाँ से मिल रहा है, तो उसके बारे में मिनरल से मिल रहे हैं। कौन कौन से, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। जो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर एनर्जी को यहाँ पे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में डाला है, लेकिन तो भी न्यूक्लियर एनर्जी थोड़ी सी क्लीन एनर्जी है, तो हम इसे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में पढ़ेंगे। तो ये एक एनसीईआरटी की गलती है, इसको आप थोड़ा सा मार्क कर लेना। न्यूक्लियर एनर्जी को हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एक करके इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। कोल से बिजली होती है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम के बिना काम नहीं हो सकता, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है इनको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले कोल। Coal is mainly used for thermal energy generation and smelting iron ore. About 80% of coal deposits in India are of bituminous type. They lie in Jharkhand, Bengal coal belt. Jhalra is the largest coal field, followed by Raniganj. Beside the brown coal or lignites occur in coastal areas of Tamil Nadu, Puducherry, Gujarat and Jammu and Kashmir. ठीक है, कोल का 80% जो है वो हमें बिटुमिनस टाइप, हमने देखा होगा ना, आपने रॉक का फॉर्मेशन देखा है कि अलग अलग टाइप्स के कोल होते हैं, आपने क्लास 10 स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बिटुमिनस टाइप्स में हमें कोल देखने को मिलता है। 80% ऑफ द कोल डिपॉजिट झारखंड बंगाल वाले रीजन में थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। रानीगंज में एक कोल फील्ड है, और अगर हम लोग ब्राउन कोल जो ब्राउन इन नेचर रहता है वो हमें कोस्टल एरियाज में मिलता है, तमिलनाडु, पुडुचेरी और इनके, ठीक है। नाउ पेट्रोलियम। Petroleum is an essential source of energy for all of the internal combustion engines in automobile, airways, aircraft. Digiboi in Assam, ठीक है। Digiboi is the oldest oil producing region and has highest number of oil refineries in India. Gujarat में अंकलेश्वर, Mumbai High is another oil producing region. There are two types of refineries in India, field based and market based. Digiboi is a field based and Borani इज अ मार्केट बेस्ड रिफाइनरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पेट्रोलियम हमें हर जगह पे लगता है। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग पेट्रोलियम सीधा ऐसे देखा और पेट्रोलियम निकल गया, हमें क्या निकलता है, हमें क्रूड ऑयल मिलता है। उस क्रूड ऑयल में बहुत सारी इम्प्योरिटीज रहती है, हम उस क्रूड ऑयल को प्योर करके फिर हम उसे पेट्रोल बनाते हैं। तो यहाँ पे जो दो तरीके की यहाँ पे रिफाइनरीज बताइए कि फील्ड बेस्ड और एक है मार्केट बेस्ड। अब फील्ड बेस्ड में क्या होता है कि फील्ड बेस में ये है कि यहाँ पे क्रूड ऑयल आपने निकाला और यहीं पे आपने उसको प्योर किया और आपने इसे पेट्रोलियम के फॉर्म में आपने इसे आगे भेज दिया। और मार्केट बेस में क्या है कि यहाँ पे क्रूड ऑयल है, यहाँ से आपने क्रूड ऑयल लिया, इसको आप पाइपलाइन के थ्रू आपने कहीं मुंबई बेंगलुरु में पहुंचाया, वहां पे इस क्रूड ऑयल को प्योर करके और यहाँ से फिर पेट्रोल बनाया गया। तो एक हो गई फील्ड बेस में वहीं से क्रूड ऑयल निकाला और वहीं पे हमने इसे रिफाइन कर दिया और वहीं पे हमने इसका पेट्रोलियम बना दिया, ये वो हो गया। और मार्केट बेस्ड क्या है कि आप इसे किसी दूसरी जगह पे सप्लाई कर रहे हैं। तो जो आसाम का जो दिगिबोई है वो क्या है, वो फील्ड बेस्ड है, ठीक है। क्रूड ऑयल से टॉयज वगैरह बहुत सारी चीजें बनते हैं। तो क्रूड ऑयल से आप ये मत समझो कि सिर्फ पेट्रोलियम के लिए यूज होता है, क्रूड ऑयल बहुत सारी चीजों में यूज होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं डिटेल एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। बाकी हम क्रूड ऑयल में बहुत सारी इंप्योरिटीज रहती है, क्रूड ऑयल एकदम काला कलर का वो होता है, उसको जब हम साफ करते हैं उसमें सारी इंप्योरिटीज को हटाते हैं तो वो पेट्रोलियम बनता है। पेट्रोलियम बहुत ज्यादा जरूरी है, आप कोई भी आपका ट्रांसपोर्ट व्हीकल है ये अधिकतर पेट्रोल से ही चल रहे हैं। नेचुरल गैस,
The Gas Authority of India (GAIL) was set up in 1984 as a public sector undertaking to transport and market natural gas. The gas is obtained from oil fields located in Tamil Nadu, Odisha, Andhra Pradesh, Rajasthan, Gujarat and महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये जो गेल है ये काम करती है, ये सेटअप हुई थी 1984 में और इनका काम है कहाँ नेचुरल गैस है फिर उसको एक्सट्रैक्ट करना और उसको पाइपलाइन के थ्रू आगे सप्लाई करना। क्लियर है। अब है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, देखो ये तो एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएगी, लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है, थोड़ी सी प्योर एनर्जी है, कंपेरेबल कन्वेंशनल, कोल से ज्यादा प्रदूषण होगा कंपेरेबल अगर हम लोग न्यूक्लियर देखेंगे या सोलर और ये सारी चीजें देखेंगे, और ये बहुत लंबे समय तक चलेगा। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल sources of energy. The renewable energy sources are solar, wind, hydro, geothermal and biomasses. These sources of energy are environmental friendly. The non-conventional energy sources will provide more sustained, eco-friendly, cheaper energy if initial cost is taken off. ठीक है, जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो इको फ्रेंडली है, चीपर है। ठीक है, एक बार इनिशियल कॉस्ट लगता है। अगर आप लोग सोलर एनर्जी को इंस्टॉल करेंगे तो एक इनिशियल कॉस्ट जरूर अच्छा खासा लगेगा, लेकिन एक बार रुपए लगेगा, उसके बाद में आपको प्योर एनर्जी मिलेगी और बाद में ज्यादा रुपए नहीं लगेंगे। तो चाहे विंड इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लो, चाहे सोलर की कर लो, चाहे हाइड्रो की कर लो, चाहे जियोथर्मल की कर लो, एक बार का कॉस्ट तो इनका अच्छा खासा आता है इनिशियल कॉस्ट, लेकिन बाद में इनका इतना कोई ज्यादा कॉस्ट आता नहीं है। सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में देखते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज आज की तारीख में वर्ल्ड में अधिकतर नेशन इस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है एनर्जी के मामले में। ठीक है, न्यूक्लियर एक थोड़ा सा रिसेंट वाला है और इस पे बहुत ज्यादा वर्ल्ड न्यूक्लियर के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक, नाउ The important mineral used for the generation of nuclear energy is uranium and thorium. अब न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो दो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो यूरेनियम और थोरियम लगते हैं। इनकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, इनकी मदद से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। यूरेनियम अकर्स इन छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड हिमाचल प्रदेश। थोरियम इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम केरला, तमिलनाडु। Atomic Energy Commission was established in 1948. Then the important nuclear power projects are तारापुर in महाराष्ट्र। ठीक है, एक तो Atomic Energy Commission सेटअप किया गया था 1948 में। देन कहाँ पे, तारापुर महाराष्ट्र में न्यूक्लियर एनर्जी का है। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे, तारापुर महाराष्ट्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन रावरभट्टा इन राजस्थान, कालपक्का तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, कायगा कर्नाटका। ठीक है, यहाँ पे हमें न्यूक्लियर एनर्जी के पावर प्लांट यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। इनको हम ऑलरेडी मैप में मार्क कर भी चुके हैं। नाउ और कौन कौन से हैं, सोलर एनर्जी सोर्सेज। सोलर एनर्जी सोर्सेज क्या है कि हम सूरज की किरणों से बिजली बना रहे हैं। आपने वो सोलर प्लेट देखी होगी और वो सोलर प्लेट में क्या होता है कि इस तरीके की कुछ प्लेट है, यहाँ पे कुछ ये गोले बने रहते हैं ना, ब्लू कलर के, यहाँ पे ये गोले बने रहते हैं। तो ये जो सोलर सेल है ये धूप को ट्रैप कर लेते हैं और इस धूप से ट्रैप करी हुई के इसको एनर्जी बना देते हैं। तो ये सर्कल्स जो हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सोलर एनर्जी ऐसा कि कभी खत्म होगी नहीं, धूप हमेशा आना ही है, तो ये लॉन्ग रन में ये बहुत सही है। ठीक है, solar cells are an effective technique to trap the sun rays. It is an expensive tool but very environment friendly. Solar energy is 7% and 10% more effective than coal and oil-based plant and nuclear power plants respectively. India has great potential for development of solar energy in Gujarat and Rajasthan. ठीक है, सोलर एनर्जी में खर्चा तो आता है लेकिन क्लीन है। सोलर एनर्जी राजस्थान और गुजरात में हमें अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अच्छा खासा पोटेंशियल है, राजस्थान में अच्छी खासी गर्मी भी पड़ती है। देन विंड एनर्जी। विंड एनर्जी इज अ पॉल्यूशन फ्री inexhaustible mechanism of conversion of simple energy of wind through into its electric source of energy. The energy from blowing wind, the kinetic turbines is converted. India already has started generating wind energy in Rajasthan, Gujarat, Maharashtra and Karnataka. हवा के माध्यम से नीचे वो टर्बाइंस लगे रहते हैं उन विंडमिल्स के नीचे, उसके सहारे विंड से भी एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। विंड एनर्जी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका में इनका अच्छा खासा देखने को मिलता है। देन टाइडल्स एंड करंट एनर्जी सोर्सेज। जो ओशनिक करेंट्स होते हैं, जो ओशन में जो टाइड्स वगैरह होती है, उनसे भी एनर्जी बनाई जा सकती है।
ठीक है। ओशनिक करेंट्स आर द स्टोर हाउस ऑफ इनफाइनाइट एनर्जी, लार्ज टाइडल वेव्स आर नोन टू अकर अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया हैज अ ग्रेट पोटेंशियल फॉर टाइडल एनर्जी अलोंग द कोस्ट बट इट इज येट टू बी यूटिलाइज। जो वेस्टर्न कोस्ट है, जो अरेबियन सी के पास में, वहां पे लार्ज पोटेंशियल है समुद्र की तेज हवा, इस टाइड से हम अच्छी खासी एनर्जी बना सकते हैं, लेकिन इंडिया में ये अभी भी यूटिलाइज अच्छे से नहीं किए गए हैं। नाउ जियोथर्मल एनर्जी, आपको पता है अर्थ के नीचे भी गर्मी होती है, तो उस गर्मी से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस गर्मी से हम लोग एनर्जी बना सकते हैं। बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से मैंने आपको इसका समझाया गया था, इसका डिटेल वाइज एक्सप्लेनेशन, कि अर्थ के अंदर भी मैंने बताया मैग्मा में वहां से गर्मी प्रोड्यूस होती है, वहां से भी हम लोग एनर्जी बना सकते हैं। ठीक है। With the magma rises from the inferior of the earth to the surface, the enormous amount of heat energy is generated and released. These heat energy can be tapped and converted into electric energy. The hot spring and the geyser wells are used for generation of geothermal energy. A geothermal plant have been established at Manikaran in Himachal Pradesh. ठीक है, जो अर्थ के अंदर की जो गर्मी है उससे हम लोग एनर्जी बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में जाते हैं तो वहां पे गंगोत्री वगैरह में क्या होता है, मतलब कि बहुत गर्म गर्म पानी रहता है, वो गर्म पानी नेचुरली है, तो उन गर्म पानी से आप लोग एनर्जी बना सकते हैं। ठीक है, तो एक प्लांट मणिकरण जो हिमाचल प्रदेश में, इसको प्रपोज किया गया है। यहाँ पे वही है कि एक वेल्स वगैरह है, यहाँ पे वो नदी में ही बहुत ज्यादा गर्म पानी है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो वहां से हम लोग एनर्जी बना सकते हैं। नाउ बायो रिसोर्स एनर्जी, it is an energy derived from biological products which include agriculture residue, municipal, industrial and other waste. It can be converted into electrical energy, heat energy or gas for cooking. This will improve economic status of rural areas, reduce environmental pollution, enhance self-reliance and reduce pressure on fuel woods. ठीक है, हम लोग जो देखते हैं जो काऊ के डंक वगैरह होते हैं, ठीक है, जो वेस्ट होते हैं, जो घर से कचरा होता है, जो शहरों में भी जो वेस्ट होता है जो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट कर रहा है, इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। गांव में जो फ्यूल वुड, जो लकड़ी काट के जो चूल्हा जला रहे हैं, उसको ये काऊ डंक वगैरह ये अच्छे से रिप्लेस कर सकता है। यहाँ पे क्या होगा, इनसे एनर्जी बन जाएगी और कहीं ना कहीं हमने इन्वायरमेंट को भी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी भी रहेगी और जो म्यूनिसिपल वेस्ट है उससे भी एनर्जी बन जाएगी। तो ये जो कचरा है ये कहीं ना कहीं यूजफुल हो जाएगा और एनर्जी बन जाएगी। इसी के साथ हम थोड़ा सा कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, आपको पता है कि ये जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ये कम है, कोल वगैरह एक दिन खत्म होना है, हमारे पास में लिमिटेड रिसोर्सेज है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। मुंबई हाई इज एन ऑफशोर ऑयल फील्ड 176 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम मुंबई इनटू अरेबियन सी। मुंबई हाई, अगर आप 176 किलोमीटर ओशन में थोड़े से आगे चले जाओगे अरेबियन सी में, तो समुद्र के अंदर, ऑफशोर मतलब समुद्र के अंदर ये ऑयल फील्ड्स है। ठीक है, वहां से हमने क्रूड ऑयल निकालते हैं, तो ये है मुंबई हाई। न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, ये न्यूक्लियर एनर्जी आपको बता दिया मैंने। ऑफशोर ड्रिलिंग, थर्मल पावर प्लांट, हाइडल पावर, फॉसिल फ्यूल्स, ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। चार्ट करते हैं हम लोग प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। प्लानिंग से आप क्या समझते हैं, हम कोई भी चीज का प्लान बनाते हैं। अब जैसे आपकी ज्योग्राफी की आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो आपने प्लान बनाया होगा कि अभी मैं ये पढ़ूंगा, फिर मैं ये पढ़ूंगा। ठीक है, मेरे पास में 3 दिन की छुट्टी है तो पहले दिन में ये पढ़ना है, दूसरे दिन में ये पढ़ना है, मैप पर कैसे सॉल्व करना है, ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो हम कोई भी चीज का प्लान बनाते हैं। तो वैसे ही देश के डेवलपमेंट के लिए प्लान बनाती है सरकार, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री को रन करना है, हर स्टेट में अलग अलग प्रॉब्लम है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, सब में मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें सबको साथ में लेके डेवलपमेंट करना है और सबके कुछ अपने अपने इश्यूज हैं, तो उन इश्यूज को एड्रेस भी करना है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट प्लान बनाती है। पहले प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया प्लान्स बनाता था और अब कौन बनाता है, अब नीति आयोग प्लान्स बनाती है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई, व्हाट इज प्लानिंग, ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। अब बारी आती है टाइप्स ऑफ प्लानिंग की। तो टाइप्स ऑफ प्लानिंग में सेक्टोरल प्लानिंग और रीजनल प्लानिंग। सेक्टोरल प्लानिंग से आप क्या समझते हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर सेक्टर को डेवलप करते हैं, लाइक एग्रीकल्चर एज ए सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रीज को डेवलप कर रहे हैं, टर्जरी सेक्टर। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे सेक्टर्स की बात करते हैं, जो हमारी इकोनॉमी के जो सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी, जब हम इनके डेवलपमेंट की बात करते हैं कि मुझे एग्रीकल्चर पे फोकस करना है, मुझे इंडस्ट्री पे फोकस करना है, गवर्नमेंट कुछ इस तरीके से प्लान बना रही है कि वो एग्रीकल्चर पे फोकस कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग पे कर रही है, ये वाला प्लान एग्रीकल्चर के लिए, ये वाला प्लान मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वो हो गया सेक्टोरल प्लानिंग। देन नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन है रीजनल प्लानिंग। अब यहां पे हम क्या करते हैं, किसी रीजन को डेवलप करते हैं। ठीक है,
जैसे मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, सरकार ने देखा कि मध्य प्रदेश में जो ये वाला जो रीजन है, जो ग्वालियर के पास वाला रीजन है, या फिर अगर हम कहें कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीजें डेवलप है लेकिन जो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है वो डेवलप नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ प्लान बनाएगी ताकि वो डिस्ट्रिक्ट वहां पे डेवलप हो। तो रीजनल प्लानिंग में क्या है कि यहां पे हम एक पर्टिकुलर रीजन को डेवलप कर रहे हैं, वो हो गई रीजनल प्लानिंग। सेक्टोरल प्लानिंग, फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेट्स ऑफ स्कीम्स और प्रोग्राम एम्ड at development of various sectors of the economy such as agriculture, irrigation, manufacturing, power, construction, social infrastructure and services। ठीक है, regional planning refers to the upliftment of an area which is lagging behind in terms of social economic development than rest of the developed सराउंडिंग एरिया टू रिड्यूस इम्बैलेंसेस। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करना जो कि पीछे छूट रहा है, अगर हम दूसरे एरिया से अगर हम उसे कंपेयर करें तो। ठीक है, समझ में आ गया। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट व्हाट आर द अप्रोचेस टू प्लानिंग। अब हम प्लानिंग की क्या अप्रोचेस गवर्नमेंट अपनाती है, तो एक होता है टारगेट एरिया और एक होता है टारगेट ग्रुप। टारगेट एरिया में क्या है कि हम किसी पर्टिकुलर एरिया को टारगेट कर रहे हैं, हम ड्रॉट प्रोन एरिया को टारगेट कर रहे हैं, हम उस एरिया को टारगेट कर रहे हैं जहां पे सूखा पड़ा है, हम या फिर डेजर्ट एरिया को टारगेट कर रहे हैं, या फिर हम किसको टारगेट कर रहे हैं, हम हिल एरिया को टारगेट कर रहे हैं। टारगेट एरिया यहां पे क्या है, पीछे शब्द दिया है एरिया, तो यहां पे पर्टिकुलर एरिया को टारगेट किया जा रहा है कि इस एरिया को हमें ऐसे डेवलप करना है, इस एरिया को हमें ऐसे डेवलप करना है। तो एग्जाम्पल क्या है, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेजर्ट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एग्जाम्पल हो गए टारगेट एरिया के। एक चीज ध्यान रखना, टारगेट एरिया और टारगेट ग्रुप के आपको एग्जांपल्स आने चाहिए। यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि टारगेट एरिया और टारगेट ग्रुप का एग्जांपल दो। अब टारगेट ग्रुप में क्या है, हम पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, लाइक हम लोग फार्मर्स को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, हमने ग्रुप को टारगेट किया ना, हमने विमेन को टारगेट किया, हमने जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनको टारगेट किया, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको टारगेट किया। ठीक है, तो टारगेट ग्रुप्स में क्या है, द स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी आर एग्जांपल ऑफ टारगेट ग्रुप प्रोग्राम। यहां पे क्या है कि हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं और यहां पे हम किसी पर्टिकुलर एरिया को टारगेट कर रहे हैं। क्लियर है, ये चीज भी आपको यहां पे क्लियर हो गई है। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ये यहां पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहां पे ये 3-3 नंबर में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन 5-year प्लान। पहले प्लान कौन बनाता था, पहले प्लान बनाती थी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 5th 5-year प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया। इसको याद रखना, 5th 5-year प्लान इज रिलेटेड टू हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इट कंप्राइजेज ऑफ 15 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिली उत्तराखंड, मिकिर हिल नॉर्थ, कचर हिल्स ऑफ आसाम, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, नीलगिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, ये 15 जो हिली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड है। ठीक है, पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही हुआ करते थे, ये एक ही स्टेट था, बाद में से बाइफरकेट कर दिया गया। ठीक, तो यहाँ पे 15 डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड की, ये जब उत्तराखंड पहले ये पूरा यूनाइटेड था, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, तब की बात हो रही है। ठीक है, देन यहाँ पे आसाम का, आसाम की हिल्स है, दार्जिलिंग है वेस्ट बंगाल का, नीलगिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु। तो जो भी हिल एरियाज को गवर्नमेंट ने कुछ हिल एरियाज को टारगेट किया, ऐसा नहीं कि देश में जितने भी हिल्स है वो नहीं, गवर्नमेंट ने कुछ पर्टिकुलर हिल एरियाज को टारगेट किया कि यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से डेवलपमेंट करना है। दीज प्रोग्राम एम्स एट हार्नेसिंग द इंडिजिनियस रिसोर्सेज ऑफ हिल एरियाज थ्रू डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, फॉरेस्ट्री एंड स्मॉल स्केल विलेज इंडस्ट्री। अब हिल एरिया में गवर्नमेंट क्या करना चाहेगी, हिल एरिया में गवर्नमेंट फूल, प्लांटेशन, इनके सहारे वहां पे डेवलपमेंट करना चाहेगी। अगर कुछ नहीं समझ में आए, तो अगर क्वेश्चन न जाए और मान लो आपको पेपर में कुछ नहीं बने, तो आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पे ये सोचोगे कि गवर्नमेंट क्या चाह रही थी, गवर्नमेंट हिल एरिया में क्या डेवलप कर सकती है। हाँ, गवर्नमेंट फूल लगा सकती है, गवर्नमेंट फल या प्लांटेशन लगा सकती है। ठीक है, तो आप कुछ इस तरीके से, फिर एक आध लिख दिया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हिल्स एरिया में सिचुएटेड होंगी नहीं, तो स्मॉल स्केल लिख दिया। तो कहीं कहीं कुछ नहीं बने तो थोड़ा सा अपना दिमाग भी वहां पे लगा लेना। क्लियर है।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ड्रॉट एरिया मतलब क्या होता है, जहां पे सूखा, जहां पे बहुत समय से बारिश नहीं हुई, एकदम सूखा एरिया जो रहता है उसे हम कहते हैं ड्रॉट एरिया। ठीक है, तो ड्रॉट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, अब यहां पे क्या हुआ था, दिस प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन 4th 5-year प्लान। जो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम था ये 5th 5-year प्लान में आया, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 4th 5-year प्लान में आया, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल इन ड्रॉट प्रोन एरियाज एंड क्रिएटिंग प्रोडक्टिव एसेट्स। It emphasized on irrigation project, land development program, afforestation, creation of rural-based infrastructure such as electricity, road, market, credit, and services. The Planning Commission of India in 1967 has identified 67 districts of country prone to the drought. The drought-prone areas is spread in semi-arid region and arid part of Rajasthan, Gujarat, Western Madhya Pradesh, Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka, and Tamil Nadu. ठीक है, अब ड्रॉट प्रोन एरिया में सरकार कैसे डेवलपमेंट करना चाहेगी, ड्रॉट प्रोन एरिया में सोचो वहां पे पानी नहीं है, तो सरकार लोगों को रोजगार देगी। कैसे लोगों को रोजगार देगी, चलो क्या करो, कुआं खोदो, चलो तालाब खोदो, तो यहाँ पे रोजगार भी मिल रहा है, साथ साथ में वो लोग कुछ इंतजाम भी कर रहे हैं कि वहां पे कैसे भी करके थोड़ा बहुत हम पानी पहुंचाएं। साथ ही साथ और क्या होगा, पेड़ लगवाएगी सरकार वहां पे, तो लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, साथ साथ में गवर्नमेंट कुछ इरिगेशन वाले प्रोजेक्ट्स भी लेके आ रही है जिससे कि उस एरिया का डेवलपमेंट हो। अब ज्यादातर जो सूखे एरिया होंगे वो कहाँ के होंगे, सबसे ज्यादा राजस्थान गुजरात के होंगे, देन कुछ मध्य प्रदेश के आसपास वाला रीजन, एंड देन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु में भी कुछ कुछ सूखे रीजन्स हैं। ठीक है, बाकी सबसे ज्यादा हमें राजस्थान और गुजरात में देखने को मिलता है। तो अगर ये बाकी के स्टेट भूल जाओ तो ये 2 स्टेट्स तो लिख ही दोगे, है ना, जितना याद रहे उतना तो लिख ही देना। क्लियर। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन बरमौर रीजन। ये बरमौर रीजन हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, द बरमौर ट्राइबल एरियाज लाइज इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको यहाँ पे लॉन्ग आंसर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपको 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। बरमौर रीजन या यहाँ पे जो गद्दीज जो ट्राइबल एरियाज है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है जो गद्दीज, उस पर आपको सीधा सीधा यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो इसका आप सब कुछ देख लेना कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, और यहाँ पे जब गवर्नमेंट प्लान्स लेके आई, जब गवर्नमेंट ने यहाँ पे पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी तो उसके रिजल्ट क्या है। तो आपको इश्यूज और गवर्नमेंट की पॉलिसी एंड देन रिजल्ट, ये तीनों चीजें आपको इसकी पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो बरमौर रीजन कहाँ पे, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। बरमौर रीजन में कौन रहता है, ये गद्दीज, ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है, ये वहां पे रहती है। गद्दीज वेर इंक्लूडेड अमंग द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन 1970s एंड बरमौर वाज एन इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, जो गद्दीज है उनको एसटी का दर्जा दिया गया 1970s में, और इसको फिर बरमौर रीजन को इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम में जोड़ा गया। ठीक है, जहाँ पे जिसके थ्रू गवर्नमेंट इन ट्राइबल एरियाज को, ट्राइबल पॉपुलेशन को टारगेट करती है और वहां पे फिर डेवलपमेंट करती है। This area development was aimed at improving the quality of life of Gaddis and narrowing the gap between Barmor and other district of हिमाचल प्रदेश। अब अगर हम हिमाचल प्रदेश की जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट देखें, चंबा डिस्ट्रिक्ट को कंपैरिजन में अगर हम दूसरी डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे तो वहां डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। तो गवर्नमेंट ने देखा कि ये जो चंबा डिस्ट्रिक्ट वाला एरिया है, यहाँ पे उन्हें टारगेट एरिया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि चंबा डिस्ट्रिक्ट वाला एरिया भी अच्छे से डेवलप हो सके। क्लियर। Then the most important contribution of tribal sub-plan in Barmor is the development of infrastructure in terms of school, healthcare facility, potable water, road, communication and electricity. The social benefit derived from ITDP include tremendous increase in female literacy rate, 65% in 2011, improvement in sex ratio and decline in child marriages. Gaddis are traditionally subsistence agriculture cum pastoral economy, but the cultivation of cash crop and pulses have increased in Barmor region. अब आप देखो कि अगर कोई ट्राइबल कम्युनिटी एक रीजन में रह रही होगी तो सिर्फ गैस करना वो एरिया कैसा होगा। एक तो ट्राइबल कम्युनिटी इतनी ज्यादा एजुकेटेड नहीं होगी, ऊपर से पेट्रियार्कल सोसाइटी देखने को हमें थोड़ा सा ऐसा मिलेगा कि वहां पे विमेन को तो और कम पढ़ाई लिखाई होगी। ठीक है, और ये लोग क्या करेंगे, ये लोग ऐसा तो नहीं है कि बहुत ऐसी चावल वगैरह कोई ऐसी क्रॉप लगाएंगे जिसका कि हम एक्सपोर्ट कर सकें। ये लोग कोई भी ऐसी पेस्टोरल इकोनॉमी घास वास से, ठीक है,
मतलब अपनी गाय चराना, बकरियां चराना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये बेसिकली यहाँ की कम्युनिटी करती थी। ठीक है, ये जो गद्दीस थे ये बेसिकली ये काम करते थे। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं भैया हमें इनका डेवलपमेंट करना है, ये लोग नहीं तो पीछे छूट जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंटरवीन किया। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले यहाँ पे कैश क्रॉप्स, एक तो वो वाली क्रॉप्स दी जो कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे स्कूल्स, रोड्स वगैरह बने, जिससे कि फीमेल लिटरेसी रेट जो कि बहुत कम थी वो 65% हो गई 2011 में। ठीक है, चाइल्ड मैरिजेस में डिक्लाइन देखने को मिला। जो सेक्स रेशियो है, गर्ल्स और बॉयज में इक्वालिटी हमें देखने को मिली। नहीं तो पहले बॉयज की पॉपुलेशन ज्यादा हो रही थी एंड गर्ल्स की पॉपुलेशन कम होती जा रही थी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने कुछ बरमौर रीजन का डेवलपमेंट किया। ठीक है, बरमौर रीजन कहां पे? चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। चंबा डिस्ट्रिक्ट कहां पे? हिमाचल प्रदेश में है। क्लियर। अब बारी आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तो देखो, डेवलपमेंट तो ऐसा है कि हर देश कर रहा है, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ होम, जब सारी यूरोपियन कंट्रीज वगैरह जब सब सारी जगह डेवलपमेंट चल रहा था, फिर भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। लोग प्रोटेस्ट ऐसा कर रहे थे कि इन्वायरमेंट में पोल्यूशन बहुत हो गया तुम्हारे डेवलपमेंट के चक्कर में। तुमने डेवलपमेंट तो बहुत कर दिया, लेकिन इतना पोल्यूशन हो गया कि आखिरी में क्या हो रहा है? आखिरी में जाके उन लोगों की हालत ही खराब होती जा रही थी। तो यहाँ पे सवाल आ गया डेवलपमेंट ऑफ होम, किसका डेवलपमेंट करे? तो ये सवाल आया। फिर यहाँ पे क्या होता है, यूरोप वगैरह में प्रोटेस्ट वगैरह भी बहुत स्टार्ट होने लग गए कि आप लोग सिर्फ इंडस्ट्रीज लगा रहे हो, आपको एजुकेशन के बारे में सोचना चाहिए, आपको हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में सोचना चाहिए, आपको लिटरेसी रेट के बारे में सोचना चाहिए। तो ये सारे सवाल यहाँ पे आने लगे। तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट इमर्ज होकर आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ के जाना, इस पे 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, 3 में भी आ सकता है और 5 मार्क्स में भी आ सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ये है कि आप डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से करो जो कि आज की नीड के अकॉर्डिंग हो, साथ ही साथ में आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो डेवलपमेंट हो। आप ऐसा मत करो कि आज आपने इंडस्ट्री लगा दी, बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर दिया, अब कल को आने वाली जनरेशन उस रुपए खर्च करेगी उसी पोल्यूशन को कम करने के लिए। आप बिल्कुल इंडस्ट्री लगाओ, डेवलपमेंट की मना नहीं, आप बिल्कुल इंडस्ट्री लगाओ, लेकिन ग्रीन टेक्नोलॉजी के साथ में लगाओ जिससे कि पोल्यूशन कम हो। तो डेवलपमेंट आप कुछ इस तरीके से करो जो कि प्रेजेंट नीड के अकॉर्डिंग हो और आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज हेल्पफुल रहे। तो आप डेवलपमेंट में सिर्फ आप आज के बारे में मत सोचो, आप आने वाले कल के बारे में भी सोचो। सो द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। इट इज इंपॉर्टेंट टू कंजर्व रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, आप रिसोर्सेज को कुछ इस तरीके से यूटिलाइज करो जो कि आज की नीड के अकॉर्डिंग हो और आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज बचे रहें। क्लियर है? देन व्हाट आर द मेजर्स फॉर प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? क्या क्या मेजर्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की? हिस्ट्री आप लोग देख लेना, 1 शॉट रिवीजन इसका बन गया है, डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मैंने करवा दी है। अगर आपको कोई सी चीज डिटेल में पढ़नी हो तो सारी चीजें मैग्नेट ब्रेन्स पर उपलब्ध हैं। ठीक है, कौन कौन से मेजर्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए? स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी। वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी होनी चाहिए अच्छे से, ताकि पानी ऐसा नहीं आपको यूज करना है, आपको आपके पोता पोती होंगे उनके लिए भी तो पानी बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? नहीं तो खुद तो इतना पानी आपने नष्ट कर दिया कि अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ही आपने पानी नहीं छोड़ा। अवॉइडेंस ऑफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, खेती करो, बिल्कुल खेती की मना नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि खेती में थोड़ा सा पानी कम लगे। ठीक है, वो कुछ किया जाए। रिक्लेमेशन ऑफ लैंड अंडर सॉइल सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग, इको डेवलपमेंट थ्रू एफॉरेस्टेशन। ये जो सॉइल सैलिनिटी होती है, खेतों में पानी भर जाता है तो उसमें क्या सॉइल में सॉल्ट की मात्रा ज्यादा हो जाती है और वो खेत एक दिन, वो लैंड एक दिन खराब हो जाती है, तो उसे ठीक किया जाए। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ ताकि इन्वायरमेंट हरा भरा रहे। सोशल सस्टेनेबिलिटी, एडिक्वेट फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर कल्टीवेशन ऑफ पुअर कल्टीवेटर्स। ठीक है, जो पुअर कल्टीवेटर्स है आप उनको क्या करो, आप उनको कुछ सोशल और फाइनेंशियल सपोर्ट्स दो, ठीक है, जिसे की जरूरत है। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी थ्रू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, अलाइड एक्टिविटीज विद अदर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, आप यहाँ पे इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, सोशल सस्टेनेबिलिटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, हैप्पीनेस, ठीक है, पोल्यूशन, इन सब पे ध्यान दो और फिर डेवलपमेंट करो। डेवलपमेंट में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपकी कंट्री के सारे लोग पढ़े। डेवलपमेंट में आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि डेवलपमेंट के साथ साथ आपके देश में जितने भी लोग रह रहे हैं वो सारे लोग स्वस्थ रहें। तो डेवलपमेंट मतलब सिर्फ जीडीपी बढ़ना नहीं होता है, डेवलपमेंट मतलब और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स पे भी सरकार को काम करना पड़ेगा। देन
नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया। ये जो इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया है, ये पंजाब से निकल के जो नहर होती है ना, आपने नहर देखा होगा ना, बड़ा बड़ा वो पानी का, ठीक है, ये जो नहर है, ये नहर कहां से, ये नहर पंजाब से लेके राजस्थान तक लेके गए। राजस्थान में क्योंकि सूखा बहुत है, राजस्थान में पानी की विशेष कमी है, पंजाब में पानी अच्छा खासा है, तो पंजाब से पानी लेके राजस्थान में बड़े बड़े नहर, बड़े कैनाल, नहर के थ्रू पानी लेके आया गया, ताकि राजस्थान में खेती वगैरह हो सके और वहां पे भी लोगों का डेवलपमेंट हो। आप सोचो बिना पानी के कोई इंसान कैसे रहेगा, खेती करने के लिए पानी नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, नहाने के लिए पानी नहीं, तो वहां पे तो ऐसा रहेगा ना कि उस एरिया में तो कोई रहेगा ही नहीं। तो पानी वहां पे इसलिए पहुंचाना जरूरी था ताकि राजस्थान की जो नीड्स है वो पूरी हो सके। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम इन इंडिया। द कैनाल originates from Harike Barrage from Punjab. It comprises desert dotted and shifting sand dunes and temperature soaring 50 degrees Celsius in summer. It has influenced the environment condition of the region both positively and negatively. ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैनाल पंजाब से ओरिजिनेट हो रहा है और यहाँ पे देखो तो अच्छी खासी गर्मी वाले एरिया से कैनाल होके गुजर रहा है। अब इस कैनाल बनने से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हुए। पॉजिटिव ये हुए लोगों को पानी मिला, वहां का डेवलपमेंट हुआ। नेगेटिव ये हुआ कि जब पानी मिला तो लोग क्या करने लगे, खेतों में पानी भर के रखने लग गए, तो अल्टीमेटली सॉइल सैलिनिटी वाला इश्यूज वगैरह वहां पे आने लग गए। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देखने को मिले। द अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल मॉइस्चर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड वेरियस एफॉरेस्टेशन एंड पेस्चर डेवलपमेंट अंडर कैनाल अंडर CAD हैज रिजल्टेड इन ग्रीनिंग ऑफ लैंड। ठीक है, फिर यहाँ पे कैनाल के साथ साथ में हमने क्या किया, पेड़ भी लगा दिए, वहां पे खेती हुई और हमें वो जो डेजर्ट वाला एरिया था वो थोड़ा थोड़ा हमें हरा भरा दिखने को मिला। दिस हैज आल्सो हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग विंड इरोजन एंड सिल्टेशन ऑफ कैनाल सिस्टम, बट द एक्सेसिव यूज ऑफ इरिगेशन हैज लेड टू वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। फिर हमने वही कि अगर आप पानी का ज्यादा यूज कर रहे हो तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, वाटर लॉगिंग देखने को मिल रहा है, पानी भर दिया, सॉइल में सैलिनिटी बढ़ गई, सॉइल में सॉल्ट की मात्रा बढ़ गई। इससे हमें विंड इरोजन, जो हवा के साथ में जो विंड मतलब तेज से हवा चलती तो वो धूल नहीं उड़ा के, वो सारी चीजें हमें कम देखने को अब मिलती है। तो इस कैनाल बनने के फायदे नुकसान दोनों थे। कोशिश ये की जानी चाहिए कि जो नुकसान है उनको कम करके हम फायदे के टुवर्ड्स डाइवर्ट करें। सो ये था पूरा आपका चैप्टर, जिसको कि हमने 30 मिनट के पहले हमने इस पूरे चैप्टर को समझ लिया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट से हम क्या समझते हैं, ट्रांसपोर्ट क्यों जरूरी है। आपको स्कूल जाना है, बस में बैठोगे स्कूल पहुंच जाओगे, स्कूटी उठाओगे, बाइक साइकिल किसी के भी जरिए। अगर हमारा कोई सामान है दिल्ली से मुंबई भेजना है तो हम ट्रांसपोर्टेशन के जरिए भेजेंगे। कोई ट्रक में रख देगा, कोई उसमें रख देगा, है ना। ट्रक में रख के या ट्रेन में या फ्लाइट से कैसे भी सामान आएगा ना, तो गुड्स और लोगों को मूव करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है। कम्युनिकेशन मतलब संवाद होता है दो लोगों के बीच या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। तो कम्युनिकेशन पे हम बाद में आएंगे, पहले हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है ये आपको क्लियर है ना। कौन कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट में फिर इसका डिवीजन है नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, रूरल रोड्स और एक बॉर्डर रोड्स भी होते हैं जिनको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिनमें मेंटेन करती है। देन रेल ट्रांसपोर्ट में हमें क्या देखना है, रेल ट्रांसपोर्ट में हमें कोंकण रेलवे स्टेशन के बारे में पढ़ना है। देन वाटर ट्रांसपोर्ट, ओशनिक रूट्स और इनलैंड वाटरवेज। एंड देन हम लोग बात करेंगे पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है। आधे से ज्यादा लोग रोड के सहारे निकल लेते हैं। ठीक है, अगर आजकल हम लोग देखते हैं कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ गया है, तो सबके पास बाइक या स्कूटी होती है। ठीक है, कुछ लोगों के पास कार भी होती है। तो लोग आजकल रोड ट्रांसपोर्ट से इधर उधर जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं और ज्यादातर गुड्स भी रोड ट्रांसपोर्ट से ही एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं। सो रोड ट्रांसपोर्ट, इंडिया हैज वन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन वर्ल्ड। सबसे बड़ा रोड नेटवर्क कहाँ पे है, सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है यूएसए में, और यूएसए के बाद में कहाँ पे, यूएसए के बाद में है इंडिया में। सो इंडिया हैज वन ऑफ द सेकेंड largest road networks in the world. About 85% of passenger and 70% freight traffic are caused by roads every year. It is substitute for shorter distance travel for the purpose of construction and maintenance. Roads are classified as national highways, state highway, district roads and rural roads.
ठीक है। इंडिया में 85% लोग अधिकतर रोड से जाना ज्यादा पसंद करते हैं, और 70% जो गुड्स है एक जगह से दूसरी जगह जो पहुंचाया जाता है वो 70% गुड्स रोड्स के माध्यम से पहुंचाया जाता है। रोड ट्रांसपोर्ट अधिकतर हम लोग देखते हैं जो शॉर्टर डिस्टेंस का होता है, लाइक दिल्ली से आगरा जाना है तो पास में, तो लोग क्या करेंगे, लोग रोड के माध्यम से चले जाएंगे। भोपाल टू इंदौर पास में है, मुंबई टू पुणे पास में, तो लोग रोड्स के माध्यम से जाना ज्यादा पसंद करेंगे। तो शॉर्टर डिस्टेंस में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लोग रोड्स के माध्यम से जाना, रोड के माध्यम से ट्रैवल करना ज्यादा पसंद करते हैं। देन नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, रूरल रोड्स। अब इनको क्लासिफाई क्यों किया गया है? इनको क्लासिफाई करने का सबसे बड़ा वजह यह है कि हम लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ रोड ट्रांसपोर्ट बहुत फैला हुआ है। अब इन रोड्स को मेंटेन करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ होना ना। इतनी सारी रोड्स, इनको कौन मेंटेन करेगा? कहीं पे कुछ फूट गया, बारिश के बाद में रोड्स खराब हो जाती है, कहाँ रोड बनाना है कहाँ नहीं बनाना है, इसके लिए एक सेपरेट बॉडी होनी चाहिए ना। तो इसलिए रोड्स के मेंटेनेंस के लिए इसे क्लासिफाई कर दिया गया है नेशनल हाईवे में, स्टेट हाईवे में, डिस्ट्रिक्ट रोड्स में और रूरल रोड्स में। नेशनल हाईवे क्या होते हैं? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंस्ट्रक्टेड होते हैं और ये एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कनेक्ट करते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ठीक है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, ठीक है, इधर श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, ठीक है, और वैसे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी है। एक है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में क्या है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड अगेन दिल्ली, तो ये क्वाड्रिलेटरल के शेप में बन गया। यहाँ पे जो 4 मेजर सिटी है, जो 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, इनको कनेक्ट किया गया है। तो ये नेशनल हाईवे की कैटेगरी में आती है, क्योंकि दिल्ली से मुंबई तक आने में कितने सारे स्टेट क्रॉस करने पड़ते हैं, मुंबई से चेन्नई आने में कितने सारे स्टेट क्रॉस करने पड़ते हैं, चेन्नई से कोलकाता एंड कोलकाता से वापस दिल्ली जाने में कितने सारे स्टेट क्रॉस करने पड़ते हैं। क्लियर है? ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। ठीक है, ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। Then national highway is constructed by central government. These are meant for interstate transport, for defense एक्सेट्रा 2% ऑफ टोटल रोड लेंथ। जो नेशनल हाईवे वो मात्र कंट्री के 2% की गिनती में आते हैं। फिर स्टेट हाईवे क्या है? इनको स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करती है, और जो स्टेट का कैपिटल है और जो स्टेट के जो मेजर प्रोमिनेंट अदर एरियाज हैं, स्टेट की जो मेजर डिस्ट्रिक्ट है, उनको आपस में कनेक्ट करने का काम होता है स्टेट हाईवे का। ठीक है, जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कैपिटल है, जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट सिटीज है उस स्टेट में, उन सबको आपस में कनेक्ट करना, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है और वो स्टेट हाईवे की कैटेगरी में आता है। ठीक है, स्टेट हाईवे 4% है हमारे देश में, 2% नेशनल हाईवे, 4% स्टेट हाईवे। देन डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड क्या है कि ये डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट से और छोटे छोटे गांव से कनेक्ट करता है। एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में और भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर होंगे, उस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे गांव होंगे, तो सबको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है डिस्ट्रिक्ट रोड। देन रूरल रोड्स। ये जो रोड रहते हैं ये गांव के रोड रहते हैं, जो एक गांव को दूसरे गांव से कनेक्ट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रोड 14% है और रूरल रोड जो है वो 80% है। सबसे ज्यादा हमें रूरल रोड्स इंडिया में देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि इंडिया में आज भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन गांव में रहती है और इंडिया में गांव बहुत सारे हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रूरल रोड्स हैं, देन डिस्ट्रिक्ट रोड, देन स्टेट हाईवे, देन नेशनल हाईवे। लेकिन सबसे खूबसूरती से मेंटेन और जो ऐसा कहते हैं कि एकदम वर्ल्ड क्लास रोड हैं, उन्हें हम नेशनल हाईवे हैं। जो नेशनल हाईवे होते हैं वो एकदम बहुत स्मूथ रोड होते हैं और बहुत बढ़िया होते हैं। क्लियर है? ये चीज समझ में आई। एक बॉर्डर रोड्स भी होते हैं जिन्हें कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करता है, जो डिफेंस पर्पस के लिए बनाए जाते हैं पहाड़ों में। ठीक है, तो ये उनका काम होता है। क्लियर है? ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई। Then rail transport, one of the longest rail network in the world. Indian Railway is the largest government undertaking in the country. The rail zones are divided into 16 zones in India. Metro rails has revolutionized the urban landscape in Delhi, Kolkata, etc. अब रेल ट्रांसपोर्ट भी वन ऑफ द लार्जेस्ट कह सकते हैं, हम इंडियन वर्ल्ड में, और ये लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट की कंट्रोल में है। ठीक है, अभी बाद में अगर गवर्नमेंट इसे कुछ थोड़ा करके पीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आए तो आए, लेकिन अभी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है सारे रेलवेज। ठीक, अब जो रेलवेज है उसको 16 जोन्स में बांटा गया है। अब हमारा देश इतना बड़ा है तो इसको 16 जोन में क्यों बांटा गया? अगर आप देखो तो हमारी कंट्री
कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ये एक जोन बना दिया, ये एक जोन है, ये एक जोन है, ये एक जोन है, ऐसे करके पूरे देश को 16 जोन में बांट दिया है रेलवे की कैटेगरी में। क्यों किया है? ताकि यहाँ की पटरी पे कुछ हो जाए तो ये वाले जोन के हेड जाने, यहाँ पे कुछ हो जाए तो इस वाले जोन के जाने। तो प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए हमने रेलवे को इन 16 जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है। क्लियर है? अब यहाँ पे कोंकण रेलवे स्टेशन है जो कि कर्नाटका से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से कर्नाटका यहाँ पे आई है ट्रेन, ठीक है, कर्नाटका में मैंगलोर तक। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम इसे इंजीनियरिंग मार्वल कहते हैं। इंजीनियरिंग मार्वल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो रेलवे स्टेशन है ये 2000 ब्रिजेस, 146 रिवर स्ट्रीम्स एंड 91 टनल्स से होके बज रहा है। 91 टनल्स मतलब इतने पहाड़ों को काटा, टनल्स बनाई, 2000 ब्रिज बने, तो हम इसे इंजीनियर मार्वल कहते हैं। बहुत सुंदर सुंदर जो नज़ारे हैं ना वो हमें यहाँ पे कोंकण रेलवे लाइन पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेल लाइन बनाना, यहाँ पे रेल की पटरियां वो बिछाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन हमारे इंजीनियर्स ने ये कर दिखाया। क्लियर है? देन नेक्स्ट इज वाटर ट्रांसपोर्ट। अब वाटर ट्रांसपोर्ट को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इनलैंड वाटरवेज एंड ओशनिक रूट्स। इनलैंड वाटरवेज क्या होते हैं? जो एक देश के अंदर ही, लाइक मान लो गंगा नदी से, मान लो मुझे हरिद्वार से कहाँ जाना है, हरिद्वार से मुझे वाराणसी जाना है, तो हरिद्वार में कोई सामान रखा, वो बड़े बड़े जो बोट्स और जो शिप्स होती है वो सामान ले जाके वो वाराणसी तक जाएगा। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम कैसे जा रहे हैं, यहाँ पे इनलैंड वाटरवेज, जो नदी के अंदर में हम लोग कुछ छोटे छोटे शिप्स, थोड़ी बड़ी बड़ी बोट्स हम लोग चला रहे हैं। इनलैंड वाटरवेज एक तरीके से देखें तो मात्र 1% कंट्री का टोटल ट्रांसपोर्टेशन में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि रेलवेज और रोड्स ने इनको रिप्लेस कर दिया है। रेलवेज के कारण हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान हम लोग उसमें भेजते हैं, लेकिन इनलैंड वाटरवेज थोड़े सस्ते होते हैं, इको फ्रेंडली भी होते हैं। ठीक है, एक रीज़न ये भी है कि इनलैंड वाटरवेज कम इसलिए हो गए हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं नदियों में पानी कम हो गया है, ऊपर पत्थर आ गए हैं, तो कहीं शिप वगैरह उसमें ना टकरा जाए। बाकी गवर्नमेंट इसे काम कर रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बनाई है, द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी, 1986 में बनाई गई, और गवर्नमेंट काम कर रही है अभी रिसेंटली भी कि कहाँ कहाँ हम नदियों के सहारे हम एक जगह से दूसरी जगह पे सामान भेज सकते हैं। लाइक नर्मदा में अगर हम लोग चाहें तो नर्मदा मध्य प्रदेश और गुजरात दो स्टेट में है, तो अगर कोई सामान गुजरात भेजना है और नर्मदा के कोई सेंटर पे ही भेजना है तो यहाँ से मध्य प्रदेश में सामान रखो, गुजरात नर्मदा के थ्रू चले जाएगा। ठीक है, तो ऐसे गवर्नमेंट देख रही है कि कहाँ कहाँ ये पॉसिबिलिटी है। जो ओशनिक रूट है वो फॉरेन ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिकतर हमारा फॉरेन ट्रेड ओशनिक रूट से ही होता है। ठीक है, India has a vast coastline including island oceanic routes play an important role in transport sector of Indian economies. 95% of India's foreign trade by volume and 70% by value moves through oceanic routes. These are also used for the purpose of transportation between island and the rest of the country. यहाँ पे हम लोग और क्या देखते हैं? यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो 95% जो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है वो कैसे हो रहा है? 95% इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है वो ओशन से हो रहा है। और ओशन से क्यों ना हो? क्योंकि देखो इंडिया में एक तो हमारी जो कोस्ट लाइन है, यहाँ भी हमें कोस्ट लाइन मिल गई, यहाँ भी हमें कोस्ट लाइन मिल गई, तो इंडिया में वास्ट कोस्ट लाइन है जिसकी मदद से भी हमारे यहाँ फॉरेन ट्रेड बहुत अच्छे से हो पा रहा है। साथ ही साथ जो इंडिया के आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड और दमन एंड दीव कहो तो वो भी ओशन में है, तो यहाँ पे ओशन के यहाँ पे अगर हमें उनसे भी कनेक्टिविटी चाहिए तो ओशनिक रूट्स हमारे बहुत सही होने चाहिए, ओशनिक ट्रांसपोर्ट हमारे बहुत सही होने चाहिए। क्लियर है? अब बारी आती है एयर ट्रांसपोर्ट की। एयर ट्रांसपोर्ट आपको पता ही है, पहला जो एयरप्लेन उड़ाया गया वो इलाहाबाद से नैनी के बीच में उड़ाया गया, मात्र 10 किलोमीटर के उस घेरे में। ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट, इट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट हैज रिड्यूस्ड डिस्टेंस बाय मिनिमाइजिंग द ट्रेवल टाइम। द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन एयर ट्रांसपोर्ट को क्या करती है? इस एयर ट्रांसपोर्ट को मैनेज करती है, एयरपोर्ट्स को मैनेज करती है। ठीक है, द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सेफ एफिशिएंट एयर ट्रैफिक एंड एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन सर्विसेज इन इंडियन स्पेस। ठीक है,
तो और डे बाय डे यहाँ पे एयरपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो ये 140 125 की जगह अब तो बहुत सारे एयरपोर्ट हो गए होंगे। ठीक है, तो एयर ट्रांसपोर्ट में कुछ नया नहीं है, सब आपको पता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसे मैनेज करती है। देन पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। अब पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ये बहुत कन्वीनियंट है अगर हमें कोई लिक्विड या हमें कोई गैस एक जगह से दूसरी जगह पे सप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल आसाम से हमें गैस लेके आनी है बिहार, तो पाइपलाइन के माध्यम से अगर पाइपलाइन हो जाए तो पाइपलाइन के माध्यम से गैस, लिक्विड्स, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें हम पाइपलाइन के माध्यम से हम लोग इसे पहुंचा सकते हैं। जैसे मैंने आपको, अगर आपको ध्यान हो तो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में बताया था कि क्रूड ऑयल कहीं कहीं पे क्या होता है कि क्रूड ऑयल हमें यहां से मिला, लेकिन हम इसे पेट्रोलियम कहीं और, क्रूड ऑयल मान लो हमें यहाँ पे मिला और हम इसे पेट्रोलियम कहीं और बना रहे हैं। क्रूड ऑयल आपको पता है कि बहुत गाढ़ा होता है, काले रंग का होता है। फिर हमने यहाँ पे पाइपलाइन डाल दी उस रिफाइनरी तक, और इस रिफाइनरी में से प्योर करके पेट्रोल बनाया और यहाँ से पाइपलाइन बिछा दी अलग अलग देश के कोने में, ताकि हम पेट्रोल सप्लाई कर पाए। सो ये पूरा पाइपलाइन का यहाँ पे ऐसे काम होता है। गैस, लिक्विड, पेट्रोलियम्स, इन सब के लिए पाइपलाइन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। क्लियर है, ये चीज भी आपको समझ में आ गई। अब बारी आती है कम्युनिकेशन नेटवर्क की। ठीक है, द इन्वेंशन ऑफ पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, प्रिंटिंग प्रेस, टेलीफोन, सैटेलाइट एक्सेट्रा मेड अ कम्युनिकेशन मच फास्टर एंड ईजियर. Development in the field of science and technology has significantly contributed in bringing about revolution in the field of communication. People use different modes of communication to convey the messages. ठीक है, on the basis of scale and quality, the modes of communication is divided into two: personal communication system and mass communication system. अब भैया पहले लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे, आपको पता है कि पहले कबूतर के सहारे खत भेजे जाते थे, फिर पोस्ट ऑफिस आया, टेलीग्राफ आया, ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या आया, उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि वो वाले टेलीफोन्स आए, वो लैंडलाइन वाले, फिर मोबाइल फोन्स वगैरह आए, न्यूज़पेपर, ये सारी चीज़ें आई। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी ने हमारे कम्युनिकेशन को बहुत आसान कर दिया है। पहले कबूतर एक खत दे के जाता था, आजकल हम फ़ोन पे बात कर लेते हैं, व्हाट्सएप हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गई, कितनी सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स आ गई है। डेली आप किसी का चेहरा भी देख सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है। तो कम्युनिकेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक हो गया पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम और दूसरा हो गया मास कम्युनिकेशन सिस्टम। पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम से हम लोग क्या समझेंगे कि यहाँ पे दो लोग आपस में पर्सनली कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनेट इज अ मोस्ट इफेक्टिव एंड एडवांस टाइप ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम. इट इज वाइडली यूज्ड इन अर्बन एरियाज. इट enables user to establish a direct contact through email to get access of world knowledge and information. It is increasingly used for e-commerce and carrying out money transaction. Email provides an effective access to information at comparatively low cost. यहाँ पे हम emails के जरिए, मतलब इंटरनेट ने कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को रिवोल्यूशनलाइज कर दिया है। ठीक है, ईमेल्स के जरिए हम लोग ऑफिस का काम कर सकते हैं, इंटरनेट के जरिए आप लोग कुछ भी गूगल पे, फोन पे सारी चीजें कर रहे हो, किसी को भी रुपए भेज दे रहे हो। तो सारी चीजें पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम हो या मास कम्युनिकेशन सिस्टम हो, उसको इंटरनेट ने बहुत आसान कर दिया है। अब मास कम्युनिकेशन सिस्टम में रेडियो हो गया, जैसे रेडियो 1923 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फिर रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविजन हो गया। ये क्या है, मास कम्युनिकेशन है, हम बहुत सारे ऑडियंस में ये बात पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो एक ये हो गया मास कम्युनिकेशन। रेडियो का थोड़ा सा स्टार्टिंग आप लोग देख लेंगे, मैंने वन शॉट और डिटेल एक्सप्लेनेशन में बताया है। ठीक है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग वाज स्टार्टेड इन 1923। ठीक है, और फिर इसको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। रेडियो पे पहले शो आते थे कि 8 बजे हम लोग देश में जितनी भी घटनाएं घट रही वो सारी बताएंगे, तो इसे धीरे धीरे पॉपुलैरिटी मिली। फिर टीवी आ गई, तो टीवी में हम लोग देख भी सकते हैं, रेडियो में सिर्फ सुन सकते थे। ठीक है, और रेडियो थोड़ा सा पढ़ लेना, इस पे से थोड़ा सा क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। फिर टेलीविजन की बात आ गई कि टेलीविजन आ गया। ठीक है, पहले टेलीविजन पे सिर्फ DD1 आता था, मतलब एक वही आता था। फिर बाद में आजकल तो आप सब देख लो, आजकल तो टेलीविजन में नेटफ्लिक्स भी कनेक्ट हो जा रहा है और आप तमाम तरीके के HD, SD, पता नहीं अलग अलग टेक्नोलॉजी ने टेलीविजन को भी बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। देन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैटेलाइट क्यों जरूरी है? सैटेलाइट एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है हमें सैटेलाइट, क्योंकि इंफॉर्मेशन देते हैं। इंफॉर्मेशन कैसे देते हैं? सरकार कैसे पता लगाती है कि यहाँ पे सुनामी आ रही है? सैटेलाइट से हमें पता चलता है, सैटेलाइट की इमेजेस से गवर्नमेंट को पता चल रहा है कि समुद्र में बहुत तेज लहरें उठ रही हैं और वो लहरें इंडिया को 26 तारीख में टकराएगी, तो यहाँ पे हमें लगता है कि बाढ़ आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे सैटेलाइट के जरिए हमें पता चलता है कि बॉर्डर्स हमारी सेफ है कि नहीं। बॉर्डर्स पे पता चलता है कहीं कोई दुश्मन की सेना बॉर्डर्स पे तो नहीं आ रही। आप लोग देखते हैं कि कई बार हमारा पाकिस्तान चाइना से कोई इशू होता है तो न्यूज चैनल वाले कैसे बताते हैं कि सैटेलाइट की
इमेजेस से पता चला है कि उनकी सेना हमारे तरफ बढ़ रही है। तो सैटेलाइट इसलिए ज़रूरी है हमारे रिसोर्सेज मेंटेन करने के लिए, हमारी बॉर्डर्स को सेव करने के लिए, वेदर फॉरकास्ट करने के लिए, इसके लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, द सैटेलाइट सिस्टम इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इंडिया में 2 नेशनल सैटेलाइट सिस्टम में इंडिया को डिवाइड कर दिया है, मतलब इंडिया में सैटेलाइट सिस्टम को 2 तरीके में डिवाइड किया गया है। पहला है INSS इनसेट एंड इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, दैट इज IRS। ठीक है, The INSAT is a multi-purpose system for telecommunication, meteorological observation and for various other data and programs. जो INSAT है वो टेलीकम्युनिकेशन के लिए, मेट्रोलॉजिकल के लिए, ठीक है, बाढ़ तूफान इन सब के लिए, ठीक है, और भी जो रिसोर्सेज जो जहाँ पे हम लोग कंट्री के जो अगर हमें रिसोर्सेज पे नज़र बना के रखनी कि कहीं कुछ हो तो नहीं रहा, उसके लिए हम लोग ये सैटेलाइट यूज़ करते हैं। फिर IRS कलेक्ट डाटा इन सेवरल स्पेक्ट्रल बैंड्स एंड ट्रांसमिट देम टू ग्राउंड स्टेशन फॉर वेरियस यूजेस। और IRS क्या कर रहा है, डेटा ऊपर से कलेक्ट कर रहा है, फिर वो नीचे ग्राउंड स्टेशन पे स्पेस स्टेशन को वो लोग अपना डेटा दे रहे हैं, और वो डेटा हम अलग अलग जगह बहुत जगह यूज़ करते हैं उस डेटा को। ठीक है, तो ये वाली चीज़ भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। ट्रांसपोर्ट क्या है आपको पता है, अनसरफेस रोड क्या है, अनसरफेस रोड जो गांव की रोड्स होती है, जो क्ले वगैरह जो इससे बनी रहती है, ठीक है, जो कच्ची रोड होती है वो अनसरफेस रोड हो गई। जो सरफेस रोड वो है जो कि कंक्रीट, ठीक है, जो कि अच्छी पक्की रोड रहती है, वो सरफेस रोड हो गया। स्लरी क्या हो गया कि पानी में हम लोग देखते कई बार कुछ कचरा है, हम लोग कोई लिक्विड और ये डाल के जो भेजते हैं, ये थोड़ा सा स्लरी के उसमें आ गया। देन इनलैंड वाटरवेज आपको पता है, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट आपको पता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करती है। हिंटरलैंड क्या होता है, एन एरिया ऑफ अ कंट्री विच इज अवे फ्रॉम पोर्ट एंड इट इज कनेक्टेड विथ इट फॉर ट्रेड। ठीक है, उसे हम हिंटरलैंड कहते हैं। वैसे ये बुक में आप नहीं भी करोगे तो भी आपका काम इसका हो जाएगा। इस चैप्टर को मात्र छोटे से टाइम में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से आप क्या समझते हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से हम कुछ ऐसे समझेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस आ गए हैं कि उन्होंने हमारे इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश की है, उसे हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के तौर पे समझेंगे। अगर साफ साफ हिंदी में मैं समझाऊं, सबसे अच्छे से समझाऊं तो यही होगा कि हमारे इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस आ गए हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट और हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी लोग रहने वाले, जीव जंतु जितने भी लोग रहने वाले हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं वो इफेक्ट कर रहा है, उसे हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कहेंगे। अब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को क्लासिफाई कर दिया, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। अब सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो वाटर पोल्यूशन, इसमें क्या है कि पानी को आपने इतना गंदा कर दिया है कि वो अनफिट फॉर द यूज हो गया। अब पानी नेचुरल तरीके से भी गंदा हो सकता है, और एक कहें तो मैन मेड तरीके से भी, ठीक है, मतलब ह्यूमंस के जरिए भी। नेचुरली कैसे होगा, मान लो पहाड़ों में से जो नदियां गुजरती है तो क्या होता है, लैंडस्लाइड्स होती है, तो पत्थर रेत सारा पानी में गिर जाती है, वो पेड़ गिर जाते हैं। अगर पहाड़ों पे कोई जानवर रहते तो लैंडस्लाइड्स के दौरान वो भी पानी में, नदी में बह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने उस पानी को गंदा किया। लेकिन नेचुरली देखें तो नेचुरली पानी कम गंदा होता है कंपेरेबल। अगर हम लोग ह्यूमंस के उस पर देखें तो ह्यूमंस पानी को ज्यादा गंदा करते हैं। ह्यूमंस में सबसे ज्यादा पानी को कैसे गंदा किया जाता है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसको सीधा आप लोग नदी में छोड़ देते हैं बिना उसको ट्रीट किए। तो सबसे पहले इंडस्ट्री के पास में एक सीवेज ट्रीटमेंट होना चाहिए ताकि उस गंदे पानी को साफ कर दिया जाए, एंड देन आप उसे नदी में छोड़िए। ठीक है, तो ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है ये सबसे ज्यादा पानी को गंदा कर रहा है। उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो जो रिचुअल्स और ये जो सेरिमोनियल वाली चीजें होती है, इनमें भी कहीं ना कहीं हम पानी को थोड़ा सा गंदा कर रहे होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, पानी जब गंदा होता है तो बहुत सारी डिसीजेज होते हैं। कौन कौन से डिसीजेज होते हैं, लाइक डायरिया हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब गवर्नमेंट क्या करी, जैसे गवर्नमेंट ने नेशनल मिशन फॉर क्लीनिंग रिवर गंगा, ऐसे बहुत सारे लाइक नमामि गंगे प्रोजेक्ट, तो नदियों को साफ करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं, लेकिन उनका हम लोग रिजल्ट नहीं देख रहे हैं। रिजल्ट इतना ज्यादा नहीं देख रहे हैं, क्यों नहीं देख रहे हैं, सरकार तो काम करती है, लेकिन सिर्फ सरकार के काम करने से नहीं होगा जब तक आप और मैं और हम सारे लोग सरकार का साथ दे वहां पे। ठीक है, हम सारी एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से क्यों रखते हैं, थोड़ा सा हमें खुद से भी रखना चाहिए। क्लियर है। देन बारी आई है एयर पोल्यूशन की। द एयर पोल्यूशन इज अ कंटामिनेशन ऑफ एयर ड्यू टू स्मोक, डस्ट, फ्यूम्स, पॉइजनस गैसेस विच आर हार्मफुल टू फ्लोरा एंड फौना।
एयर पोल्यूशन कॉजेज वेरियस डिसीजेस रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम. द स्मॉगी फॉग ओवर द सिटी, द स्मॉगी फॉग ओवर द सिटी इज कॉल्ड अर्बन फॉग. अब एयर पोल्यूशन क्या है कि पानी की हवा में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस आ गए हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो हवा अशुद्ध हो गई. ट्रैफिक, ठीक है, जो व्हीकल है, जो ट्रैफिक है, जो गाड़ियों से जो धुआं निकल रहा है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है वहां पे कंसंट्रेट हो जाता है और फिर वो हवा जो हम सांस लेते हैं तो हमारे जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हमें बहुत ज्यादा होती है. इसके अलावा अगर हम लोग देखें जो इंडस्ट्री से जो धुआं निकल रहा है वो कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन का कारण है. अगर एक अर्बन फॉग का कॉन्सेप्ट है कि पूरे शहर पे एक काली चादर छा जाना, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है दिल्ली. अगर आप लोग दिवाली के बाद में अगर आप लोग दिल्ली को देखोगे तो वहां पे क्या होता है, पूरी दिल्ली एकदम ऐसा लगता है काला चादर बिछ गया हो ऊपर आसमान में, ठीक है, इतना ज्यादा पोल्यूशन के कारण. अब उसके बहुत सारे फैक्टर है, सिर्फ फटाखा जलाना नहीं है, उसके और भी बहुत सारे फैक्टर है, लेकिन अभी आपको अर्बन फॉग का कॉन्सेप्ट समझना तो ये है कि वहां पे पूरा एकदम काली चादर बिछ गई हो उस शहर पे, तो वो हो गया. ठीक है, एयर पोल्यूशन से कौन कौन से डिसीजेस होंगे जो सांस लेने में जो तकलीफ होती है वो वाले डिसीजेस एयर पोल्यूशन से होंगे. देन नॉइस पोल्यूशन. नॉइस पोल्यूशन को आप किस तरीके से समझेंगे? हम लोग नॉइस पोल्यूशन को समझेंगे कि ऐसा स्टेट जब हम कोई नॉइस बर्दाश्त नहीं कर सकते. नॉर्मली गाने वाने बजते तो हमको सही लगता है, लेकिन अब वो गाना इतना तेज बज जाए कि आपका सर दर्द करने लगे तो उस स्टेट को हम लोग बोलेंगे नॉइस पोल्यूशन. एक अनबियरेबल वाले स्टेट पे अगर हम लोग पहुंच जाते कि अब ये जो आवाज है ये असहनीय हो गई है, उसे हम कहेंगे नॉइस पोल्यूशन. जो कंस्ट्रक्शन साइड होती है, जो इंडस्ट्रीज होती है, यहां पे हमें नॉइस पोल्यूशन ज्यादा देखने को मिलता है. या फिर हम लोग कहें कि आप लोग देखते हैं कि ये जो हम लोग देखते हैं ना डीजे वगैरह जो जोर जोर से बज रहे हैं, वहां हमें पॉल्यूशन देखने को मिलता है. अब नॉइस पॉल्यूशन सोर्सेज के पास में ज्यादा होता है. मान लो जहां डीजे बज रहा है आसपास वाले एरिया में पॉल्यूशन होगा, लेकिन आप थोड़ा सा उस डीजे से दूर आ जाओगे तो उतना आवाज नहीं आएगी, तो वहां पॉल्यूशन कम हो जाता है. तो नॉइस पॉल्यूशन सोर्स के पास में ज्यादा होता है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वैसे वैसे पॉल्यूशन कम होता है. यहाँ पे सुनने की समस्या और ये सारी समस्याएं हमें नॉइस पॉल्यूशन से देखने को मिलती है. क्लियर है? अब बारी आई है अर्बन वेस्ट डिस्पोजल. अर्बन वेस्ट डिस्पोजल को मैं हिंदी में कहूं तो हम क्या समझेंगे कि जो शहरों में जो लोग रह रहे हैं उनके घर में कचरा निकलता होगा, वो कचरा आप कहीं भी फेंक दे रहे हो तो वो कहीं ना कहीं समस्या का एक कारण है. अब द प्रॉब्लम ऑफ ओवर क्राउडेड, कंजेस्टेड एंड लैकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अर्बन एरिया recurred into accumulation of huge urban waste. The degraded material is also known as refuse, garbage and rubbish. ठीक है, देयर आर टू सोर्सेज, हाउसहोल्ड और डोमेस्टिक सोर्स और इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सोर्स. ठीक है, शहर वैसे भी बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हैं, बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स, और वैसे भी शहरों में जगह नहीं होती, खाली जगह नहीं होती है. ठीक है, ऊपर से हम लोग देखते हैं कि घर से भी कचरा निकलता है और इंडस्ट्रियल वेस्ट से भी कचरा निकलता है. आजकल तो वो गाड़ी आने लग गई है, मतलब हर शहर का देखो अपना अपना गाना है. मैं अपने शहर का गाना बता देता हूँ. मेरे शहर में कुछ ऐसा गाना बजता है, गाड़ी वाला आया जाके कचरा निकाल. मतलब वो हर कॉलोनी, हर शहर का एक अलग अलग वो जो कचरे वाले आते हैं तो उसमें अलग अलग गाना बजता है. हालांकि वो आजकल तो कलेक्ट करने आ गए हैं, लेकिन तो भी हम लोग देखते हैं तो भी कहीं ना कहीं कचरा फैला रहता है और इंडस्ट्री से भी कचरा निकल रहा है, घर से भी निकल रहा है. और जब बारिश होती है, मान लो रोड पे कोई कचरा है, बारिश हो रही है, तो जब तेज बारिश होगी तो हवा आंधी के साथ वो कचरा उड़ के कहीं और जाएगा. ठीक है, उस कचरे पे जितने मच्छर मक्खियां जो बैठी होंगी वो आपके घर में आएंगी, तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, इससे आप बीमार भी पड़ सकते हैं. क्लियर है? तो इस वेस्ट को मैनेज करना चाहिए. देखो यहाँ पे वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो आप ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में 8th क्लास में पढ़ के आए हो, तो आप ऐसा समझो इट इज अ काइंड ऑफ रिवीजन ओनली. नाउ रूरल अर्बन माइग्रेशन. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि गांव से लोग शहरों के टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं. क्यों मूव करते हैं? क्योंकि गांव में रोजगार नहीं होता है, गांव में इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है. लोग देखते हैं कि शहर में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन गांव से जब इंसान शहर के टुवर्ड्स मूव करता है तो वो बिल्कुल स्किल्ड लेबर नहीं होता है. ठीक है, तो वो शहर में उसका खर्चा बहुत ज्यादा रहता है, तो वो अपने परिवार को गाँव ही छोड़ देता है और वो अकेला मेहनत करता है. तो हम ये देखते हैं कि लोग रोजगार की तलाश में गाँव से शहर के टुवर्ड्स तो चले जाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने परिवार वालों का साथ खो देते हैं क्योंकि शहर का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है. ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई. फिर यहां से जब गांव से लोग शहर में आते हैं या और भी देखते हैं, तो हम लोग शहर में हमें स्लम्स की एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसमें मुंबई का धारावाहिक हमने देखा था. वहां एक टॉयलेट पे 1440 लोग हैं.
ठीक है, ये न्यूज़पेपर की क्लिपिंग वहां पे थी, तो वहां की आप हालत देख सकते हैं। अब जो स्लम्स एरिया रहता है वहां पे 2 कमरे हैं, 2 कमरे में भी कितने लोग रह रहे हैं, वहां पे बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, नीचे ऊपर किराए से चला रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन देखने को मिलती है। यहाँ पे गाड़ियां तक नहीं जा सकती, इतने सकड़े सकड़े रोले, मतलब मोटरसाइकिल तक नहीं जा सकती। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं इफेक्ट इन्वायरमेंट पे कर रहा है। ठीक, तो ये रूरल अर्बन माइग्रेशन स्लम्स वाली चीज आप समझ चुके हैं। जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है, इसमें लोग छोटे छोटे शहर नहीं जाके बड़ा शहर जाना ज्यादा पसंद कर रहा है, कि इंसान सोचता है अब घर से निकला हूं तो क्या छोटा और क्या बड़ा, इससे तो अच्छा बड़े वाले शहर चलता हूं, हो सकता है वहां नौकरी ज्यादा अच्छे से मिले, वहां ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो। क्लियर हो गया? तो ये सारे कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गए। ठीक है, देन लैंड डिग्रेडेशन। हम लोग बार बार हमारे इस लैंड को यूज कर करके हमने उस लैंड को बंजर बना दिया। अब लैंड 2 तरीके से, एक तो नेचुरली बंजर बन सकता है लैंडस्लाइड्स वगैरह इन सब की वजह से, या फिर आपने ही बना दिया। लाइक एक खेती का लैंड है, खेती वाला, उसमें हम बार बार फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड डाल रहे हो, तो ओवर द ईयर 50-100 साल में वो लैंड की प्रोडक्टिविटी कम होगी और वो एक दिन बंजर जमीन बन जाएगी। ठीक है, तो हमें लैंड को भी बंजर नहीं बनाना है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है, लैंड कम है, तो उस कम लैंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया है। तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लैंड की प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। तो नेचुरली भी लैंड की प्रोडक्टिविटी कम होती है, और देखे जाए तो ह्यूमंस की वजह से भी कम होती है। तो नेचुरली वाला तो कम होता है, लेकिन ह्यूमंस की वजह से प्रोडक्टिविटी ज्यादा कम होने लग गई है। ठीक है, समझ में आ गया? आपने लैंड में पानी भर के रख दिया, वाटर लॉगिंग वाली समस्या आ गई थी कि पानी भर के रख दिया, तो वो लैंड, उसमें पानी भरा है तो सॉल्ट कैपेसिटी बढ़ जाएगी ना, उसमें सैलिनिटी बढ़ जाएगी, तो कहीं ना कहीं लैंड डिग्रेडेशन वाली समस्या देखने को मिलेगी। पोल्यूशन आपको पता है, स्मॉग आपको पता है कि एक स्मॉग, एक जो काला धुआं एक जो छा जाता है वो। ठीक है, देन लैंड डिग्रेडेशन, माइग्रेशन, पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? पोल्यूटेंट्स वो होते हैं पोल्यूशन, पोल्यूटेंट्स किससे पोल्यूशन हो रहा है, कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जिससे पोल्यूशन हो रहा है, वो हो गया पोल्यूटेंट्स। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी आपको क्लियर है। बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला पेपर में, तो इसे हम इग्नोर कर सकते हैं। बाकी ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। तो आई थिंक ये चैप्टर तो मैंने 15 या 20 मिनट में ही कंप्लीट कर दिया है, ज्यादा समय नहीं लिया, क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर था। इस चैप्टर में ज्यादा कोई चीजें ऐसी नहीं थी। आप ऑलरेडी क्लास 10th और ऑलरेडी आप क्लास 10th क्लास 8 आप ये पढ़ते आ रहे हैं ना ईवीएस में, तो हमने 15 मिनट, 30 मिनट तो बहुत दूर, हमने 15 मिनट के आसपास 10-12 मिनट में ही हमने शायद इसको कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें कंप्लीटेड है। अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन वन शॉट देखना है तो सब कुछ मैग्नेट ब्रेन्स पर अवेलेबल है। मैग्नेट ब्रेन्स के लेक्चर आप लोग आप यूट्यूब से तो देख ही सकते हो, जो मैग्नेट ब्रेन्स का चैनल है वहां से, लेकिन यूट्यूब पे कई बार आप लोग बोलते हो सर वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, वीडियोस ढूंढने में प्रॉब्लम जा रही, तो आप लोग क्या करेंगे, या तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। ऐप भी डाउनलोड नहीं करना है तो गूगल पे चले जाओ, गूगल पे magnetbrains.com लिख के सर्च पे क्लिक कर देना, magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करोगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश सभी तरीके के कोर्सेज मिलेंगे। फिलहाल मुझे इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई करनी है, तो मैं सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पे गया, इंग्लिश मीडियम पे टच किया। यहाँ पे मुझे क्लास 12th की पढ़ाई करनी है, क्लास 12th पे गया, और क्लास 12th पे टच करते ही क्लास 12th के सभी सब्जेक्ट के वीडियोज यहाँ पर नजर आएंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाऊंगा, क्लास 12th का ज्योग्राफी नजर आएगा, और जैसे ही क्लास 12 ज्योग्राफी पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लास 12 ज्योग्राफी के वीडियोस दिखेंगे मुझे एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, सब कुछ वेल सिस्टमैटिक वे में अरेंज रहेंगे। तो आपके ऊपर है, आपको जहां से पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना है, ऐप से पढ़ना है, वेबसाइट से पढ़ना है, सिलेबस सारा कंप्लीट है मैप वर्क के साथ में, तो बस पढ़ते रहिए। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे क्लास केजी से लेकर क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है, और सारे वीडियोस यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, स्कूल कॉलेजेस ट्यूशन भाई बहनों को बताइए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।